हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सीएस पायल पोपली एंड जैसे कि आप मेरे पीछे ये बैकग्राउंड पे देख सकते हैं, टेस्ट पेपर सीरीज का मेंशन हुआ है। अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस नेचर की वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ टेस्ट पेपर सीरीज क्या है। देखिए, मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको पूरे सिलेबस का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ हम वन शॉट रिविजन वीडियो भी देते हैं, उसके साथ हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी देते हैं। बट हमें लगा कि हम सब कुछ बच्चों को पढ़ने के लिए दे रहे हैं, हम बच्चों से ये तो जानने की कोशिश कर ही नहीं रहे कि उनको कितना समझ में आया है। फिर हमने सोचा कि क्यों ना उनका टेस्ट लिया जाए। तो इसी के चलते हुए हर एक टीचर ने 3rd से लेके 12th क्लास तक सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स ने अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर वाइज, उनके टेस्ट पेपर्स बनाए, जिसको हमने टेस्ट पेपर सीरीज का नाम दिया है। ये पेपर्स हम आपको देते हैं कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू या फिर प्रीवियस चैप्टर के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मेंशन करके दे देते हैं, ताकि आप वो देख लें, आप उन्हें बैठ के सॉल्व करें अच्छे से, और उसके बाद हम आपको सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड करते हैं ताकि आप सॉल्यूशन वीडियो से ये जान सके कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, कहाँ आपको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको जिस चैप्टर का टेस्ट पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर नंबर 10। ठीक है, अगर इससे पहले वाले चैप्टर्स के आपने टेस्ट पेपर्स नहीं सॉल्व किए अभी तक तो प्लीज एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो जाके देखिए और उसके सोल्यूशन वीडियोस भी आराम से देख के पता लगा लीजिए आप कितने पानी में हैं। ठीक है, एक और चीज है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि मैंने जितने भी टेस्ट पेपर्स हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चंस रखे हैं। लाइक मैंने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट सेट किया है जिसके अकॉर्डिंग मैंने पूरा का पूरा आपका टेस्ट सीरीज बनाया है, जिसमें मैंने आपको 4 तरह के क्वेश्चंस दिए हैं सीबीएसई के पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इस 4 तरह के क्वेश्चंस में फर्स्ट तरह का क्वेश्चन है हमारा MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेकेंड है हमारा असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन। थर्ड है हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन और फोर्थ है हमारा केस बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब सीबीएसई जो जो पूछ सकता है वो सब हमने इंसर्ट किया है इस टेस्ट पेपर में। एमसीक्यू में ऑब्वियसली एक क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको एक टिक करना होगा। असर्शन रीजन में एक असर्शन सेंटेंस होगा, एक रीजन सेंटेंस होगा और आपको उन्हीं के बेसिस पे 4 ऑप्शन में से एक पिक करना होगा। सब्जेक्टिव में आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने मार्क्स मेंशन नहीं किए कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, तो आपको थोड़ी सी अपनी पर्सनल जजमेंट को इस्तेमाल करते हुए हर क्वेश्चन का आंसर करना होगा। एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस में आपको केस स्टडीज लेनी होंगी और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, इट कैन बी ऑब्जेक्टिव आल्सो, इट कैन बी सब्जेक्टिव आल्सो, और उनको फिर आंसर करना होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है एमसीक्यू नेचर का, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द एबीसी लिमिटेड वांट्स टू रेज 500 करोड़ टू फुलफिल इट्स एक्सपेंशन प्लान्स बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। टू आइडेंटिफाई द मार्केट, एबीसी लिमिटेड विल लुक फॉर रेजिंग फंड्स। क्या बोल रहे हैं? एबीसी लिमिटेड क्या किया है, मतलब इसको 500 करोड़ की आवश्यकता है क्योंकि इसके एक्सपेंशन प्लान्स है, ये अपने ऑर्गेनाइजेशन को और बड़ा करना चाहता है और इसका प्लान है इक्विटी शेयर्स इशू करके वो इस एक्सपेंशन प्लान के पैसे को रेस करे। अब आपको आइडेंटिफाई करना है वो मार्केट जहां से ये अपने पैसे रेस करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये इशू कर रहा है शेयर्स। ठीक है, 500 करोड़, क्यों? क्योंकि इसको एक्सपैंड करना है और आपको अब उस मार्केट का नाम बताना है जहां से ये पैसे रेस कर सकता है। वेदर इट विल कॉल्ड एज प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। सोचिए, कोई कंपनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करती है तो वो कौन सी मार्केट में जाती है? हम सबको पता है वो मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर देती है और प्राइमरी मार्केट में जाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा क्वेश्चन 1 का? ए। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। ठीक है, और उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि या तो दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों स्टेटमेंट गलत है, या ऊपर वाली स्टेटमेंट गलत है नीचे वाली सही है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है, इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट एन एग्जैक्ट डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन इज नेसेसरी टू एंश्योर लिक्विडिटी एंड प्राइस डिसकंटिन्यूटी इन द स्टॉक मार्केट। और स्टेटमेंट 2 बोलता है, फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स इजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल असेट्स।
फर्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है? इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट एन एग्जैक्ट डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन इज नेसेसरी टू एंश्योर लिक्विडिटी एंड प्राइस डिसकंटिन्यूटी इन द स्टॉक मार्केट। थोड़ा सा आपको स्पेकुलेशन लेके चलना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे काइंड ऑफ जुआ खेलना पड़ता है। और सेकंड में दिया है कि फाइनेंशियल मार्केट मदद करता है फाइनेंशियल असेट्स को बिकवाने और खरीदवाने में, परचेज और सेल ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के बेसिस पे आपको अपना रिप्लाई तैयार करना है कि भैया दोनों सेंटेंसेस सही हैं कि गलत है। एंड द करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। ये वाली जो हमारी वो है स्टेटमेंट वो गलत है, वेरएज ये वाली जो स्टेटमेंट है ये तो पढ़ते ही समझ में आ गई थी और आपने ये पर्टिकुलर सेंटेंस पढ़ा भी होगा बहुत बार अपने बुक में कि फाइनेंशियल असेट्स को बिकवाने के लिए फाइनेंशियल मार्केट का काफी, फाइनेंशियल मार्केट एक्चुअली एग्जिस्टेंस में आया ही था ताकि वो बायर्स और सेलर्स को मिलवा सके, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके जहां पे वो सेल और परचेज कर पाए, राइट। तो ये सेंटेंस तो हमने बहुत सारी जगह पढ़ा भी हुआ है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट whereas the statement which is given in statement 1 is incorrect. So B will be the correct answer of question number 2. Now let's move to question number 3. ये बोलता है Mr. X bought certain shares of Reliance Limited from Mr. Y and lodged them with the depository in form of a book entry. However, as per register of members of Reliance Limited, Mr. Y is still the owner of those shares. In such a situation, Mr. X would be known as what? Registered owner, holder of shares, beneficial owner, none of the above. ये बोल रहे हैं मिस्टर एक्स ने कुछ शेयर्स खरीदे थे किसके? रिलायंस लिमिटेड के। किससे? वाई से। किसने खरीदे थे? मिस्टर एक्स ने खरीदे थे। एक्स ने वाई से परचेज किए थे शेयर्स, लेकिन विद द डिपॉजिटरी इन फॉर्म ऑफ बुक एंट्री, उन्होंने डिपॉजिटरी के थ्रू खरीदे थे, बुक एंट्री के उससे। हाउएवर एज पर द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रिलायंस लिमिटेड ने भी जो अपने पास रजिस्टर बनाया होगा, अगर आप लोगों को नहीं पता ये क्या है तो मैं आपको बता दूं, हर एक कंपनी को कुछ रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते हैं। लाइक कंपनी लॉ अगर आप फ्यूचर में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनीज के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होती है कि उन्हें बहुत सारे रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते हैं। उन रजिस्टर्स में वो अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन मेंशन करते हैं। लाइक डायरेक्टर्स हायर करेंगे तो एक डायरेक्टर्स का रजिस्टर होता है, डायरेक्टर आया गया रहा, कितना टाइम रहा, उसकी सैलरी क्या है, आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम उसमें मेंशन करते हैं। एक मेंबर से रिलेटेड रजिस्टर होता है जिसमें ये होता है कि मेंबर्स ने कितने शेयर्स लिए हुए हैं, कितने बेच दिए, कितने रखे हुए हैं, कितने और नए ले लिए, सारी इन्फॉर्मेशन हम मेंबर्स वाले रजिस्टर में मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे रिलायंस लिमिटेड के पास जो रजिस्टर पड़ा हुआ है उसमें नाम लिखा हुआ है अभी तक मिस्टर वाई का। देखिए, जब भी हम शेयर ट्रांसफर या ट्रांसमिशन होता है, मतलब शेयर्स का ट्रांसफर होता है या फिर ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसफर का मतलब होता है मैं किसी को अपने हक से बेच रही हूँ वो शेयर्स, और ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि मैं क्यों अपने आप को मारूं, कोई इंसान था उसके पास कुछ शेयर्स थे, वो मर गया तो उसके लीगल हेयर्स को या फिर किसी को भी वो पर्टिकुलर शेयर्स चले गए। तो मरने वाले केस में ट्रांसमिशन होता है, जिंदा रहने वाले केस में ट्रांसफर होता है। तो जब भी ये दोनों चीज़ें होती हैं तो आपको कंपनी को इंटीमेट करना पड़ता है ताकि कंपनी अपने रजिस्टर को चेंज कर सके। अब बताइए, आपने मुझसे शेयर्स लिए, आपसे किसी और ने शेयर्स लिए, उसने किसी और से शेयर्स लिए, लेकिन कंपनी के अकाउंट पे आज भी मेरा नाम मेंशन है, तो गलत हो जाएगा ना भाई। तुम सबको मेंशन करना पड़ेगा कंपनी को कि अब मेरे पास शेयर्स नहीं है, तुम लोग ले चुके हो मुझसे, राइट। तो कंपनी को इंटीमेट करना बनता है। शायद यहाँ पे मिस्टर एक्स भूल गए थे कंपनी को इंटीमेट करना, तो ऐसे सिनारियो में ये बोल रहे हैं कि आज तक कंपनी के जो रजिस्टर हैं उसमें वाई का नाम ही लिखा हुआ है ओनर बन के। तो ऐसी सिचुएशन में मिस्टर एक्स क्या कहलाए जाएंगे? ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, रजिस्टर्ड ऑनर, होल्डर ऑफ शेयर्स, बेनिफिशियल ऑनर या फिर नन ऑफ द अबव। एंड करेक्ट आंसर है बेनिफिशियल ऑनर, क्योंकि एक्चुअली जो भी बेनिफिट्स होंगे शेयर्स के वो इस इंसान को मिलेंगे। ही विल बी कॉल्ड एज बेनिफिशियल ऑनर। बाकी सारा मतलब वाई क्योंकि आपने नाम चेंज नहीं कराया तो उसके नाम पे अभी तक चल रहे हैं। अदरवाइज जो बेनिफिट्स आएंगे वो सारे के सारे इसको मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये बोलते हैं प्रवीण हैज परचेज्ड ट्रेजरी बिल्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख एट 96,000। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ही विल गेट 1 लाख। हाउ मच इंटरेस्ट इज रिसीव्ड बाय हिम? 10,000, 4,000, nil, none of the above। प्रवीण ने परचेज किए हैं ट्रेजरी बिल्स फेस वैल्यू पे कितने? 1 लाख, और पे कितना किया था? 96,000। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ही विल गेट 1 लाख रुपीज। तो हाउ मच इंटरेस्ट इज रिसीव्ड बाय हिम? देखिए, ट्रेजरी बिल्स थे, कितने में खरीदे उसने? 96,000 में, लेकिन फेस वैल्यू क्या था उनका? 1 लाख। तो सबसे इजी क्वेश्चन,
कितना गैप आ रहा है दोनों के बीच में? 1 लाख माइनस 96,000, कितना गैप आया? 4,000 रुपये, वही तो पूछा हुआ है। जब भी हम ट्रेजरी बिल्स खरीदते हैं, इसमें जो इनकम का जरिया होता है, ट्रेजरी बिल में कोई कैसे कमाता है, वो ट्रेजरी बिल्स जब इशू किए जाते हैं तो वो लो अमाउंट पे इशू किए जाते हैं, लेकिन जब रिपे होते हैं तो वो फुल अमाउंट पे होते हैं। तो जो भी डिफरेंस का अमाउंट होता है वही आपका काइंड ऑफ कमाई होती है। तो यहाँ पे क्योंकि आपने 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू का वो खरीदा था और 96,000 का पड़ा था, तो वो बेसिकली 4,000 रुपये आपका इंटरेस्ट का रहेगा, मतलब आपका जो आपने कमाया है वो रहेगा। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, और ये बोलता है Sika Limited, a reputed industrial machines manufacturer, need 20 crore as additional capital to expand the business. The finance manager, Mr. Narendra Singh, suggested that the shares may be sold to investigating public through intermediaries as the same will be less expensive. Name the method through which the company decided to raise additional capital. First है private placement, second है offer for sale, third है offer through prospectus और fourth है none of the above. क्या बोल रहे हैं कि सिका लिमिटेड एक बहुत ही रिप्यूटेड इंडस्ट्रियल मशीन मैन्युफैक्चरर है, इनको 20 करोड़ की ज़रूरत है एडिशनल कैपिटल की, क्योंकि इनको बिजनेस को एक्सपैंड करना है। द फाइनेंस मैनेजर, इस कंपनी का एक फाइनेंस मैनेजर है जिसका नाम है मिस्टर नरेंद्र सिंह, सजेस्टेड दैट द शेयर्स में बी सोल्ड टू इन्वेस्टिगेटिंग पब्लिक थ्रू इंटरमीडिएटरीज, इन्वेस्टिगेटिंग बोल रहे हैं, इन्वेस्टिंग पब्लिक, ये बोल रहे हैं कि शेयर्स को हम मिडलमैन्स की हेल्प से पब्लिक तक पहुंचवा सकते हैं, एज द सेम विल बी लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि ये हमें थोड़ा सस्ता पड़ेगा। नेम द मेथड थ्रू विच द कंपनी डिसाइडेड टू रेज एडिशनल कैपिटल। ओके, सो बेसिकली क्या हो रहा है, कंपनी को एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, मिडलमैन्स को हायर कर रहे हैं ताकि मिडलमैन्स के थ्रू वो नॉर्मल पब्लिक तक, नॉर्मल जनता तक वो शेयर्स पहुंचा सके और उनसे पैसे कलेक्ट कर सके। नाउ यू हैव टू नेम द मेथड, यहाँ पे आपको मेथड का नाम बताना है जो कि इस्तेमाल किया गया है कैपिटल रेज करने के लिए। Is it private placement? Is it offer for sale? Is it offer through prospectus? None of the above. And that's very simple. The answer is offer for sale, क्योंकि private placement में क्या होता है, हम अपने रिश्तेदारों को बांट देते हैं। offer through prospectus में क्या होता है, हम prospectus इशू करते हैं। लेकिन offer for sale में हम middlemen के थ्रू पैसे, मतलब शेयर्स बिकवा देते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ी हुई है। तो 5th का आंसर होगा बी। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। ये बोलता है स्टेटमेंट 1 में होलसेल डेट मार्केट प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग इन इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एज वेल एज रिटेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सेकेंड स्टेटमेंट में ये बोलता है कमर्शियल पेपर इज यूज्ड बाय लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। Statement 1 is correct, statement 2 is wrong. Statement 2 is correct, statement 1 is wrong. Both the statements are correct, both the statements are incorrect. चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, दोनों का मतलब मैं बता देती हूँ हिंदी में। फर्स्ट में ये बोल रहे हैं होलसेल डेट मार्केट प्रोवाइड करता है एक एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू हम ट्रेडिंग कर सकते हैं इक्विटी में, प्रेफरेंस में, डिबेंचर्स में, एक्सचेंज ट्रेडेड ETFs बोलते हैं इनको, या फिर रिटेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। और कमर्शियल पेपर इशू किया जाता है लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज के द्वारा शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज करने के लिए लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे, कम रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे। तो 2 चीज़ें हैं, पहला होलसेल डेट मार्केट के बारे में है कि वहाँ पे किन किन चीज़ों की ट्रेडिंग होती है, उन्होंने वहाँ पे नाम मेंशन किया है, क्या ये स्टेटमेंट सही है। और सेकेंड ये बोल रहे हैं कि कमर्शियल पेपर्स लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज द्वारा इशू किए जाते हैं ताकि वो शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके और वो भी कम इंटरेस्ट दामों पे। सो अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि येस कमर्शियल पेपर का यही रहता है, कमर्शियल पेपर बड़ी बड़ी कंपनीज द्वारा ही इशू किया जाता है, वेयर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका बी। ठीक है, तो 6th का करेक्ट आंसर है बी। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। ये बोलते हैं these days the development of a country is also judged by its system of transferring finance from sector where it is in surplus to the sector where it is needed the most. To give strength to the economy, SEBI is undertaking measures to develop the capital market. These markets help the savers and investors in directing the available fund into their most productive investment opportunity. Which function is being performed by the market in the above case? Providing liquidity to financial assets, facilitating price discovery, reducing the cost of transaction, mobilization of savings and channelizing them into the most productive uses.
क्या क्या बोल रही हैं, ये बोल रहे हैं कि आजकल जो डेवलपमेंट होती है कंट्री की वो जज की जाती है उसके सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग फाइनेंस फ्रॉम सेक्टर वेयर इट इज इन सरप्लस टू द सेक्टर वेयर इट इज नीडेड। उनकी ट्रांसफर पार से मतलब जिन सेक्टर में ज़रूरत नहीं है वहाँ से निकाल के उन सेक्टर तक पहुँचाना जहाँ पे ज़रूरत है। किस चीज़ को? फाइनेंस को, पैसे को, ठीक है। तो किसी भी कंट्री की जो हालत है उसका हम अच्छे से अंदाज़ा लगा पाते हैं थ्रू दिस प्रोसेस, थ्रू दिस सिस्टम, कि वो कितना एफिशिएंटली वहाँ से पैसे उठा के वहाँ तक ट्रांसफ़र करें जहाँ पे एक्स्ट्रा है टू द प्लेस जहाँ पे वो नीडेड है, ठीक है। To give strength to the economy, SEBI is undertaking measures to develop the capital market. इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देने के लिए SEBI भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि वो कैपिटल मार्केट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना सके. These markets help the savers and investors in directing the available fund into the most productive investment opportunities. ये मार्केट मदद करता है, कैपिटल मार्केट मदद करता है जो सेविंग्स करते हैं उनसे उनको कन्वर्ट करके इन्वेस्टमेंट, मतलब उस पैसे को निकाल के इन्वेस्टमेंट्स में डालना ताकि अच्छे से उस पैसे का इस्तेमाल हो सके. मतलब देखिए जैसे मैं हूँ, मेरे पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है, आई एम नॉट यूजिंग दैट पैसा, तो वो आइडली पड़ा हुआ है मेरे पास, राइट. तो अब मेरे को उस पैसे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं उसको प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर रही हूँ. लेकिन माइट भी देयर विल बी अ पर्सन जिसको बिजनेस करना है, ठीक है, उसको पैसे की आवश्यकता है, तो मेरे से पैसा मूव कर रहा है वहाँ तक और उस पैसे का इस्तेमाल करके वो प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब कुछ नया क्रिएट कर रहा है, इकोनॉमी के लिए कुछ कर रहा है. तो ऐसे में मेरे से पैसा जो जा रहा है वहाँ तक, ये चीज़ डिसाइड करती है मेरी इकोनॉमी की, मतलब हमारी इकोनॉमी की हालत को. और सेबी भी इसी चीज़ में लगा हुआ है ताकि कैपिटल मार्केट डेवलप हो जाए, तो ये चीज़ और इजी हो जाए. विच फंक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द मार्केट इन द अबव केस. अब ये सारी लाइंस को पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि मार्केट का कौन से वाला फंक्शन कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, या किस फंक्शन के बारे में बात हो रही है, कौन से फंक्शन परफॉर्म हो रहा है. प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल असेट्स, फाइनेंशियल असेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करना. फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल असेट का प्राइस डिस्कवर करना. रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन का कॉस्ट रहता है उसको रिड्यूस करना. मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस. आई डोंट थिंक सो किसी भी इंसान को यहाँ पे कोई भी डाउट होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्ली ऊपर भी वही चीज़ लिखी हुई है, नीचे भी वही चीज़ लिखी हुई है. बिना सोचे समझे डी आंसर लगा देना कि सेवर से लेके इन्वेस्टर्स तक ही पैसा जा रहा है जहाँ पे वो प्रोडक्टिवली इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, चलिए. So 7th का आंसर है D. Now let's move to question number 8. ये क्या बोल रहा है? It says it is issued by large credit-worthy companies to raise short-term funds at lower rates of interest than the market rate. Which type of money market instrument it is? I don't think so इसमें कोई भी डाउट होगा, क्योंकि ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी हम अटेम्प्ट करके आए हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाला, जिसमें कमर्शियल पेपर के बारे में स्पेसिफिकली यही लाइन लिखी हुई थी. तो यहाँ पे आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. Question 9. Charu is a chartered accountant in Prakash Limited. During the course of meeting with directors, she came to know that as against the previous years, this year company is going to declare handsome dividend offer. It is observed that when such news becomes public, then the share market jumps up. Considering it, Charu purchased large number of company shares before this news reached to public. Wow. Okay, identify the type of malpractice used by Charu. बड़ी चालू थी ये चारू, हाँ. तो चारू एक सीए है प्रकाश लिमिटेड में. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मीटिंग, जब मीटिंग हो रही थी डायरेक्टर्स की, तो उसे पता चला कि शी केम टू नो एज अगेंस्ट द प्रीवियस ईयर, दिस ईयर द कंपनी इज गोइंग टू डिक्लेयर हैंडसम डिविडेंड ऑफर. ओके, सो हुआ क्या कि डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही थी. अब सीए का तो डायरेक्टर्स की मीटिंग में आना जाना चलता ही रहता है, राइट. तो बैठी हुई थी साथ में, डायरेक्टर्स बात कर रहे थे कि बहुत सालों से हमने डिविडेंड नहीं दिया, अच्छा खासा इस बार ना डिविडेंड देते हैं. और चारू को बीइंग अ सीए ये तो पता ही था कि जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना, तो प्राइजेस शेयर के ऊपर जाते हैं, क्योंकि हर इंसान को लगता है अरे ये कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, वाह यार ये तो कितनी अच्छी बात है, चलो इस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं. तो चारू को अपने पास एक्सपीरियंसेस से पता था कि भैया जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो कंपनी के शेयर्स जाते हैं, मतलब लोग खरीदना चाहते हैं उन्हें और अच्छे दाम पे बिकते हैं वो. तो उसने क्या किया, इस इन्फॉर्मेशन के चलते हुए बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए कंपनी के, क्योंकि उसको पता था अभी डिविडेंड डिक्लेयर होगा, 5 रुपये का शेयर 10 रुपये में बिकेगा और वो मुनाफा कमा पाएगी. ठीक है, अब यहाँ पे चारू ने कौन सी वाली मैल प्रैक्टिस इस्तेमाल की है? नॉन एडहेरेंस ऑफ प्रोविजंस, इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस रिगिंग, अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट. बताइए
ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हुई है, बहुत अच्छे तरीके से इंडिविजुअल वीडियो बना के। और अगर अभी भी आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है, अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि तुम कॉमर्स में हो तो तुम आगे चल के या तो सीए करोगे या सीएस करोगे या लॉ करोगे या सीएमए करोगे या सीएफए करोगे। इन सारे ही चीज़ों में कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगी ही आएगी। तो बेटर है उसे अच्छे से पढ़ के जाओ, दिमाग में डाल के जाओ। द कॉन्सेप्ट द मैल प्रैक्टिसेस इनसाइडर ट्रेडिंग, जब आप ऐसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है, अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप शेयर्स का लेन देन करते हैं, तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग बोला जाता है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि शेयर्स के प्राइजेस के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल सकती है, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन का आप इस्तेमाल करते हो, दैट टू वो इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है, मतलब अभी वो आने वाली है लेकिन अभी तक आई नहीं है, और उसके चलते हुए आप शेयर्स परचेज या सेल करो, तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाया जाता है। चलिए इसी बात पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये बोलते हैं एबीसी लिमिटेड इशूड प्रोस्पेक्टस फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स शेयर्स फॉर ₹500 crore in 2018. The issue was oversubscribed by 20 times. Wow. The company issued shares to all the applicants on pro rata basis. Later, SEBI inspected the prospectus and found some misleading statement about the management of the company in it. SEBI imposed a penalty of ₹5 crore and banned its 3 executive directors for dealing in securities market for 3 years. Which function is performed by SEBI in the above case? Development function, regulatory function, protective function, controlling function. ये बोल रहे हैं एबीसी लिमिटेड ने इशू किया है प्रोस्पेक्टस सब्सक्रिप्शन के लिए 500 करोड़ का 2018 में, और यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, मतलब ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो इन्होंने जब शेयर्स इशू किए तो इन्होंने प्रो राटा बेसिस पे किए हैं। आई होप आपको प्रो राटा का मतलब पता है, अकाउंट्स में पढ़ा होगा आपने। लेटर सेबी ने जब इंस्पेक्ट किया प्रोस्पेक्टस तो उसने फाइंड किया कि कुछ मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स उसमें मेंशन थी। सेबी इम्पोज द पेनल्टी ऑफ 5 करोड़, 5 करोड़ की पेनल्टी सेबी ने लगाई और बैन कर दिया 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को इन डीलिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट फॉर 3 years, मतलब 3 साल तक तुम बैन रहोगे और तुम सिक्योरिटीज मार्केट में डील नहीं कर सकते हो। यहाँ पे सेबी ने अपना कौन सा वाला फंक्शन परफॉर्म किया है? हुआ कुछ ये है कि एक कंपनी थी जिसने शेयर्स इशू किए, ओवर सब्सक्रिप्शन आया उसके पास और उसने प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट की है, लेकिन हो रहा यहाँ पे मतलब हो ये गया कि प्रोस्पेक्टस जो उन्होंने इशू किया था उसमें कुछ मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स थी, जिसके चलते हुए सेबी ने ना सिर्फ कंपनी के ऊपर फाइन लगाया बल्कि 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को बिल्कुल मना कर दिया कि सिक्योरिटीज मार्केट में कदम मत रख जाना तुम इसके बाद। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे सेबी अपना कौन से वाला फंक्शन अपना रहा है, पूरा कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। आपने सेबी के बहुत सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन, कंट्रोलिंग फंक्शन। सेबी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ये वाला कौन सा फंक्शन है? दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फंक्शंस। यहाँ पे वो कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कोई भी इंसान जो शेयर्स खरीदता है उसके साथ कुछ गलत ना हो, ये इंश्योर करना सेबी की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। एंड नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ से हमारे असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। अभी तक हमने पढ़े कौन से क्वेश्चंस? एमसीक्यू नेचर के क्वेश्चंस, और अब हम शुरू कर रहे हैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। देखिए, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बट आपको इन्हें सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ना यही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट भी लगते हैं, क्योंकि उनको सही तरीका नहीं पता होता कैसे देखा जाता है इनको। देखिए, असर्शन और रीजन में 2 स्टेटमेंट्स होती हैं, एक असर्शन में लिखी होती है, एक रीजन में लिखी होती है। आपको सबसे पहले तो यही देखना होता है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसके बाद आपका सेकेंड काम आता है। अगर आपको लगता है दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं तो आपका आंसर इन दोनों में से बनेगा, और अगर आपको लगता है दोनों स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट गलत है तो आपका आंसर इन दोनों ऑप्शन में से बनेगा। तो पहले तो यही देख लो तुम, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, उसके बाद तुम कैसे चूज करोगे कि ए सही है या बी सही है? उसमें हम ये देखते हैं कि ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं क्या ये आपस में लिंक्ड है, और क्या रीजन में लिखी हुई चीज असर्शन में लिखी हुई चीज को एक्सप्लेन कर पा रही है। इफ यस तो आपका आंसर हो जाएगा ए, इफ नो तो आपका आंसर हो जाएगा बी।
ठीक है। सो ए एंड बी कुछ इस तरह से मूव करेगा, और ये है आपका 11th क्वेश्चन जिसमें असर्शन रीजन लिखा हुआ है। मैं रीड करके बता देती हूँ आपको। इट सेज अ फाइनेंशियल मार्केट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। रीजन में लिखा हुआ है फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन सेविंग टाइम, एफर्ट एंड मनी ऑफ बायर्स बाय प्रोवाइडिंग देम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ये बोलते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिड्यूस करता है, मतलब जो कॉस्ट हमारी इनकर हो सकती है परचेजिंग और सेल्स में, अगर एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं हो उसको थोड़ा सा ये कम कर देता है, क्योंकि एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे देता है जहां बायर्स और सेलर्स आके मिलके अपनी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इंडीड येस, फाइनेंशियल मार्केट कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को रिड्यूस करता है, और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आधा आंसर बता दिया तुम्हें। बट एनीवेज रीजन में ये बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन सेविंग टाइम, effort, money of the buyers by providing them valuable information। फाइनेंशियल मार्केट कहीं ना कहीं इन्वेस्टर बायर का टाइम, एफर्ट, मनी सब सेव करता है उसको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। तो यस, ये भी सेंटेंस सही है, क्योंकि मैंने ऊपर वाले के एक्सप्लेनेशन में ऑलमोस्ट आपको यही बात बोली। तो अब आप बताइए क्या दोनों सेंटेंसेस सही हैं? यस, दोनों सेंटेंसेस सही हैं, मतलब हमारा आंसर इसमें से तो नहीं बनेगा, ऊपर वाले में से बनेगा। गुड, चलिए ऊपर वाले में से भी अब आप ये देखिए कि क्या बी में रीजन में लिखी हुई चीज़ असर्शन में लिखी हुई चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रही है? एंड द आंसर इज यस, बिल्कुल कर पा रही है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड असर्शन में लिखी हुई चीज़ बाकायदा अच्छे से एक्सप्लेन हो पा रही है रीजन वाले सेंटेंस से, ठीक है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। Now let's move to question number 12। ये भी है assertion reason वाला क्वेश्चन, बैक टू बैक अब assertion reason वाले क्वेश्चन ही आएंगे। इसमें assertion में बोलते हैं प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इश्यूज मार्केट। प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यूज मार्केट भी बोला जाता है। प्राइमरी मार्केट डील्स विद सिक्योरिटीज ऑलरेडी ट्रेडेड इन मार्केट। प्राइमरी मार्केट ऐसी सिक्योरिटीज में डील करते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में होती हैं। पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है प्राइमरी मार्केट में न्यू इश्यूज आते हैं, सेकंड में लिखा हुआ है प्राइमरी मार्केट में ऐसी ट्रेडिंग होती है जो कि ऐसी सिक्योरिटीज की होती है जो कि ऑलरेडी मार्केट में प्रेजेंट होती है। तो पहले तो यही बताओ क्या दोनों सेंटेंसेस सही हैं? जहां तक मेरी सोच बोलती है ऊपर वाला सेंटेंस सही है कि येस इंडीड प्राइमरी मार्केट न्यू इश्यूज मार्केट होता है। इसमें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर कोई सिक्योरिटी आ रही होती है तो वो यहाँ जाती है, लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्राइमरी मार्केट में आते हैं नहीं बेटा, वो तो सेकेंडरी मार्केट में आती है। तो सेकेंड वाला तो सेंटेंस ही गलत है, मतलब आपका आंसर इन दोनों में से बनेगा। आप देख लो कौन से में बनेगा। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, येस सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या समझे? यहाँ पे अगर सेकेंडरी मार्केट लिखा होता तो ये सेंटेंस सही होता, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी मार्केट लिखा हुआ, और प्राइमरी मार्केट में दे आर सेइंग कि सेकंड टाइम जो मतलब जो ऑलरेडी ट्रेडेड वो होती है सिक्योरिटीज वो इस मार्केट में आते हैं। नहीं, इस मार्केट में वो ट्रेडिंग होती है, मतलब उन सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है जो वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आ रही होती है, तभी तो इसको न्यू इश्यूज मार्केट भी बोला जाता है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। और चलते हैं इसी बात पे हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। असर्शन में बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट इज द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स। रीजन में बोलते हैं प्राइमरी मार्केट इज एक्सपेंसिव, सो कंपनीज प्रेफर टू चूज प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है सिक्योरिटीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को अलॉट करना। और सेकंड में ये बोलते हैं प्राइमरी मार्केट थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, इसलिए कंपनीज प्रेफर करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। अब पहले तो यही बताओ क्या ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं? और सही हैं तो क्या ये एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं? आंसर है यस, ये दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और कुछ जान पहचान वाले इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, और प्राइमरी मार्केट में महंगा पड़ता है, आईपीओ लाना महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से हम प्रेफर करते हैं कि अपने जान पहचान वालों को ही हम क्या दे दें, सिक्योरिटीज दे दें। तो ये दोनों एक तो करेक्ट भी हैं और ऊपर से एक दूसरे को सही तरीके से एक्सप्लेन भी करते हैं। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। ये बोलता है डिपॉजिटरी होल्ड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो डिपॉजिटरीज होते हैं वो सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हैं, और रीजन में लिखा हुआ है डिपॉजिटरी इज फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज विद स्पीड, एक्यूरेसी एंड सिक्योरिटी। डिपॉजिटरी जो है इज फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ
फ्री ट्रांसफरेबिलिटी, डिपॉजिटरी को इसलिए फॉर्म किया जाता है ताकि फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज की स्पीड भी हो, एक्यूरेसी भी हो और सिक्योरिटी भी रहे उसकी। ऊपर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाली बात, नीचे लिखी हुई है एक्यूरेसी वाली बात, ट्रांसफरेबिलिटी वाली बात। पहले तो ये बताओ दोनों सेंटेंसेस सही हैं, तो आंसर है यस, दोनों सेंटेंसेस सही हैं। और उसके बाद ये बताओ कि आपस में लिंक्ड हैं, तो यस, रीजन में लिखी हुई चीज़, असर्शन में लिखी हुई चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही है कि इंडीड ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी, स्पीड और हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है और सही होती है। ट्रांसपेरेंसी भी बहुत होती है इसमें। चलिए 15th क्वेश्चन, डीमटेरियलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। रीजन में ये लिखते हैं सेबीज मेन पर्पस इज टू कीप अ चेक ऑन मैल प्रैक्टिसेस एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। डीमटेरियलाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे हम फिजिकल फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। मतलब जो पहले सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्मेट में हुआ करती थी, उसको आज की डेट में हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसे डीमटेरियलाइजेशन बोला जाता है। और सेबी का मेन पर्पस होता है चेक करना मैल प्रैक्टिसेस और इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्ट रखना। तो क्या दोनों सेंटेंसेस सही हैं? यस इंडीड, दोनों सेंटेंसेस सही हैं। बट क्या आपस में लिंक्ड हैं? एक बात कर रहा है डीमटेरियलाइजेशन के बारे में, दूसरा बात कर रहा है सेबी के बारे में। नहीं, आपस में लिंक नहीं है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट असर्शन में लिखी हुई चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है रीजन वाली चीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन 15 का आंसर है बी। चलिए इसी के साथ हमारे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं और अब हम शुरू कर रहे हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये केस बेस्ड क्वेश्चंस में क्या है, इसमें रहेगी एक केस स्टडी, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है MCQ, मतलब उस केस स्टडी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड वो क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में होंगे। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपको एक टिक करना पड़ेगा। बट CBSE वाले आपसे ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी पूछ सकते हैं, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे देंगे वो आपको और फिर दिल आस्क यू कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बाकायदा लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे थोड़ी सी सहूलियत है, यहाँ पे आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ MCQ फॉर्मेट में। तो पहला केस स्टडी हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी है, आराम आराम से पढ़ेंगे। ओके, सो ये केस स्टडी बोलती है ISQAA Solar Limited is searching options to raise 20,000 crores from the primary market for diversification and modernization of existing projects. It hired the services of a renowned financial consultancy firm, Dhanlakshmi Private Limited, for suggesting options for the same. Dhanlakshmi Private Limited suggested a list of options to the board of directors. It was decided that for the immediate requirement of 1,500 crores, the company will give a privilege to existing shareholders to subscribe to a new issue of shares according to the terms and conditions of the company. 4,500 crores would be raised by allotment of securities to a consortium of financial institutions instead of inviting subscription from the public by making a direct appeal to investors to raise capital. It was further decided to raise capital to the tune of rupees 6,000 crores through an issuing house. All these options were accepted by the board of directors. The board of directors further decided to raise 8,000 crores through the online system of stock exchange by entering into an agreement with the exchange. Okay, so बहुत ही सिंपल सा केस स्टडी है, लेकिन बहुत सारी फिगर्स इन्वॉल्व हैं, तो इसको एक एक लाइन करके पढ़िएगा और थोड़ा सा पहले हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना। ठीक है, जैसे कि ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ISQAA सोलर लिमिटेड बेसिकली 20,000 करोड़ रुपए रेज करना चाह रहा है। मतलब ये एक ऐसी फर्म है जिसको 20,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 20,000 करोड़ की। क्यों चाहिए इनको पैसा? इनको पैसा चाहिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए और मॉडर्नाइजेशन के लिए। मतलब ये अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाह रहे हैं और थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। 4 प्रोडक्ट्स बना रहे थे तो 5 प्रोडक्ट्स में अपने पैर जमाना चाह रहे हैं। इन्होंने एक कंपनी है, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, एक फर्म है धनलक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड करके, उनसे कांटेक्ट किया कि भैया देखो ऐसे मेरे को 20,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, मुझे इतना पैसा रेज करना है, तुम बताओ क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। अब 20,000 बहुत बड़ी रकम हो जाती है, 20,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम हो जाती है, तो इन्होंने एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस बना के दिया जिसमें उन्होंने बोला कि तुम्हें जो 1,500 करोड़ इमीडिएटली चाहिए, लाइक अभी थोड़े दिन के अंदर अंदर चाहिए, इसके लिए तो सबसे पहले क्या करो, तुम शेयर होल्डर्स को ये प्रिविलेज दे दो कि तुम उनको एक्स्ट्रा शेयर्स दे रहे हो। ठीक है, नए टर्म्स एंड कंडीशंस पे। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब हम न्यू शेयर्स इशू करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं?
बस वैसा एक क्वेश्चन आएगा आगे, तो मैं अभी आंसर नहीं कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद 4500 आप बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कंसोर्शियम से लेना, मतलब बेसिकली 2-4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिल के तुम्हें फंड्स दे देंगे, ठीक है। इसके लिए इन्होंने पब्लिक से इनवाइट नहीं किया कुछ भी पैसा 450 के लिए। उसके अलावा 6000 करोड़ इनको मिलेंगे इशूइंग हाउस के थ्रू, ये कैपिटल रेज करवाएंगे, और 8000 इनका ऑनलाइन सिस्टम से आएगा, स्टॉक एक्सचेंज के साथ इनका अग्रीमेंट हुआ है। तो बेसिकली इस तरह से इनकी पूरी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होने वाली है। अब जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है वो है आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इश्यूज इन द प्राइमरी मार्केट नॉट टेकन अप बाय इसका सोलर लिमिटेड। आपको वो वाला मेथड ऑफ फ्लोटेशन बताना है प्राइमरी मार्केट का जो कि इसका ने नहीं लिया। ऑफर फॉर सेल, राइट इश्यूज, ईपीओ, ईआईपीओ, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। बताइए, इन्होंने राइट इश्यूज करे हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पैसे दिए, इन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाया है, इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू भी पैसा रेज करने की कोशिश की है, लेकिन एक चीज़ वहाँ पे लिखी हुई थी कि इस मेथड से इन्होंने पैसे रेज नहीं करे। इंस्टेड ऑफ इन्वाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम पब्लिक, वो कौन सा वाला सिस्टम था? वो था हमारा ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। जब हम पब्लिक से पैसा मंगवाते हैं तो हम किस तरीके से मंगवाते हैं? जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैंने सोचा कि मुझे कंपनी खोलनी है, ठीक है, कंपनी खोलनी है तो अब मुझे पैसे की आवश्यकता तो होगी। अब मेरे पास सबसे सही तरीका क्या होगा कि मैं अपने जान पहचान वालों से ले लूँ। लेकिन मेरे कितने जान पहचान वाले होंगे, वो मुझे कितना ही पैसा दे पाएंगे? अगर मुझे लार्ज अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए तो मुझे नॉर्मल पब्लिक के पास तो जाना पड़ेगा ना। और नॉर्मल पब्लिक क्या मुझे ऐसे जानती है? नहीं, मुझे उन्हें प्रोस्पेक्टस इशू करके बताना पड़ेगा कि देखिए मेरी कंपनी है, ऐसा 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 हम सब कर रहे हैं, प्लीज़ आइए इसमें पैसा लगाइए, राइट। बट ये वाली कंपनी ने वही वाला ऑप्शन चूज नहीं किया, तो ये ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस आएगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है इसमें 4500 करोड़ वुड बी रेज्ड थ्रू दिस। ये जो डैश डैश लगा हुआ है ना, ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, ये है कि ये पूरा सेंटेंस आप जाइए वापस से केस स्टडी में और पढ़िए, पूरा सेंटेंस जो है उसको रेफर कीजिए। इन्वेस्टर्स टू रेज कैपिटल, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू शेयर्स इन द प्राइमरी मार्केट बीइंग डिस्कस्ड अबाउट व्हिच द कंपनी हैज डिसाइडेड टू यूज। पढ़ लेते हैं एक बार, कौन सी लाइन थी ये वाली थी। 4500 crores would be raised by allotment of securities to a consortium of financial institution instead of investing in this and that, ठीक है। तो ये वाली लाइन में आपको बताना है कि कौन से वाला मेथड ऑफ फ्लोटेशन न्यू इश्यूज में आया है प्राइमरी मार्केट के उसके थ्रू। ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इश्यूज, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। एंड द आंसर इज प्राइवेट प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड हमारे जो जान पहचान वाले करीबी लोग होते हैं उनको हम अपने शेयर्स देते हैं, राइट। तो ये मेथड इसमें 4500 में इस्तेमाल किया है। ध्यान दीजिएगा, सेम सेंटेंस से दो क्वेश्चंस पिक किए गए हैं। 4500 वाला अमाउंट इन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कंसोर्शियम से लिया है, जनरल पब्लिक से नहीं मांगा है। तो पहले वाले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था कौन से वाले वे से नहीं मांगा है, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस से नहीं मांगा, जनरल पब्लिक से नहीं मांगा। किससे मांगा है हमने? प्राइवेट प्लेसमेंट से मांगा है, क्योंकि हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली मौका दे रहे हैं, आइए इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आपने ना कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि लेंदी भी है और थोड़ा सा मतलब दिमाग को हिला सकता है। आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के आंसर करना पड़ेगा इसके क्वेश्चंस को। Identify the reason which has made the firm raise funds from the institutional investors। आप बताइए वो रीज़न जिसकी वजह से इन्होंने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से पैसा रेज किया है। क्या रीज़न लगता है आपको? मतलब इन्होंने बाकी चीज़ें करके ये क्यों, बाकी चीज़ें ना करके ये क्यों किया? फर्स्ट ऑप्शन है, it helps to raise funds quickly। एक्सक्यूज मी। सेकेंड भी ऑप्शन यही दिया हुआ है। लेट मी सी, सेकेंड ऑप्शन सही है, मतलब ये क्वेश्चन गलत तो नहीं है कहीं। क्या दिया हुआ है? इट हेल्प्स टू रेज फंड्स क्विकली। सेकेंड में भी यही लिखा हुआ है? नहीं, सेकेंड में है इट्स नॉट एक्सपेंसिव, नॉट एक्सपेंसिव। और थर्ड है बोथ ए एंड बी, और फिफ्थ फोर्थ है नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी,
यस, इससे हम फंड्स भी इजीली और क्विकली वो कर सकते हैं रेस, और साथ में ये एक्सपेंसिव भी नहीं होता उतना जितना बाकी ऑप्शंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ये बोल रहे हैं हाउ मच मनी वाज रेज्ड बाय कंपनी थ्रू EIPO, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से कंपनी ने कितना पैसा रेज किया था। लास्ट का सेंटेंस अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8,000 करोड़ उन्होंने ऑनलाइन EIPO के थ्रू रेज किए हैं। सो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए विल बी द करेक्ट आंसर। एंड हमारा कर्सर थोड़ा सा छोटा हो गया है, चलो इसको ठीक कर लेते हैं। Now let's move to question number 20. ये बोल रहे हैं it was decided that for immediate dash according to the terms and condition of the company. ये dash का मतलब fill in the blanks नहीं है। अगेन आपको रिमाइंड करा रही हूँ, केस बेस्ड क्वेश्चंस में अक्सर ऐसी चीजें आएंगी, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई fill in the blank वाला वर्ड दिखना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं। वो आपको सेंटेंस का रेफरेंस दे रहे हैं कि पूरा सेंटेंस केस स्टडी से पढ़ के आओ, हम दोबारा नहीं लिख सकते, थोड़े आलसी हो रहे हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने इमीडिएट जो पेमेंट इनको चाहिए थी 1500 के लिए, उसके लिए उन्होंने कुछ किया था। वो क्या किया था उसका आंसर मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। उन्होंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मौका दिया था कि और शेयर्स ले लो, और ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ऐसी चीज को हम बोलते हैं राइट इशू। मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का राइट बनता है कि आप वो नए शेयर्स लीजिए कंपनी से, ताकि कंपनी की जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट ना हो, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21 आई गेस। ये भी अगेन एक केस स्टडी आ गई है, पढ़ लेते हैं क्या बोलती है। Deepa's grandfather was unwell. He called Deepa and gave her a box containing cash and certain papers which were crumbled. He saw them carefully and found that these were share certificates. Deepa now wants to know the process through which she can trade in these shares. She also learned about the trading procedure and got to know about SEBI as well. She told her friend Rekha, SEBI regulatory inspects the various elements of the trading and also conducts the brokers' inquiries. SEBI also promotes fair trade practices for investors' protection. It also controls insider trading and imposes penalties in case of such malpractices. She also told her friend about many instruments such as commercial papers or bills which are not trading on stock exchange. Okay. सो दीपा एक लड़की है जिसके ग्रैंडफादर मतलब दादाजी थोड़े से बीमार हैं। अब वो सोच रहे हैं कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है, तो मेरे पास जो बचा कुचा है मैं दीपा को पकड़ा के जाऊं। तो उन्होंने एक बॉक्स मंगवाया दीपा से कि देख मेरे वहाँ पे एक वो तिजोरी में कुछ पड़ा हुआ है, वो उठा के ला। अब उसमें क्या था, उसमें थोड़ा सा कैश था और थोड़े पेपर्स थे जो कि बहुत ही क्रम्बल्ड थे। अब ये पेपर्स किस चीज़ के हैं? शेयर सर्टिफिकेट्स। आपने सुना होगा एक इंसान था जिसके दादाजी मरने से पहले उनको शेयर सर्टिफिकेट्स दे के गए थे, और आज की डेट में उन शेयर सर्टिफिकेट्स का कीमत करोड़ों में था। तो वो इतना खुश हुआ जब उसको पता लगा कि यू नो लाइक ही गॉट सच अ थिंग फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। ऐसा ही दीपा के साथ थोड़ा बहुत हुआ है। अब दीपा ज़्यादा मतलब जो अपनी फ्रेंड रेखा से बात करी तो वो ज़्यादा सेबी के बारे में बात करी कि सेबी ये करता है, ये करता है, ये करता है, मतलब उसके सारे फंक्शंस बता दिए उसने, ठीक है। विल के बारे में तो बात ही नहीं करी दादा के। एनीवेज जो क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है वो ये है, विच प्रोसेस वुड हैव बीन डन बाय दीपा टू फैसिलिटेट ट्रेडिंग। अगर दीपा उन शेयर सर्टिफिकेट जो कि उसके दादाजी ने उसे दिए, जो कि बहुत पुराने हो चुके हैं, उसमें ट्रेड करना चाहती है तो दीपा को क्या करना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, दीपा के पास शेयर सर्टिफिकेट्स हैं फिजिकल वाले, जो कि किसी जमाने में चलते थे। उसके दादाजी ने जब खरीदे होंगे तब चलते थे वो। आज की डेट में ऐसे फिजिकल सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते हैं, हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। तो दीपा को अगर फिजिकल सर्टिफिकेट से ऑनलाइन ट्रेडिंग वाली चीज पे आना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल है, तो हमें पता है। डीम्यूचुअलाइजेशन, रीम्यूचुअलाइजेशन, डीमेटीरियलाइजेशन, रीमेटीरियलाइजेशन। मतलब ऑप्शन देते तो थोड़ा सा तो ढंग का दे देते। हमने पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ डीमेटीरियलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, तो आंसर भी क्या होगा हमारा? सी होगा। बाकी सारे तो क्या बकवास बकवास ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो 21 का आंसर क्या है? सी है। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। ये बोलता है which function is highlighted in the lines SEBI also promotes dash malpractices, protective, developmental, regulatory या none of the above। इस वाले सेंटेंस में, जो ये वाला सेंटेंस जिसका रेफरेंस इन्होंने दिया हुआ है, इसमें सेबी का कौन से वाला फंक्शन हाईलाइट किया गया है? प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंटल फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं?
सही आंसर है प्रोटेक्टिव फंक्शन, कि ये अपने बंदों को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, अपने बंदों को बोले तो इन्वेस्टर्स को, ये नहीं चाहता कि इन्वेस्टर्स के साथ कुछ गलत हो, इसलिए ओके। सेम नेचर का क्वेश्चन 23rd में भी आया है। 23rd में भी एक सेंटेंस दिया हुआ है सेबी से रिलेटेड ही, और उसके बारे में पूछा हुआ है कि इस वाली लाइन में कौन से वाले फंक्शन के बारे में बात हुई है। सेबी रेगुलेटरी इंस्पेक्ट्स दिस एंड दैट, यहाँ पे कौन सा होगा? ज़्यादा ध्यान लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी, देख रहे हो तुम, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। सेबी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, उन सारे फंक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। नो मैटर आपका केस स्टडी आए, नो मैटर आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। और आप सब जानते हैं मेरा इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तो उसको तो थोड़ा सा वीवीआईपी नहीं सॉरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना तुम, ठीक है। Which market instruments are discussed in the line she also told her friend dash 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 on stock exchange? कौन से मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात की है उसने इस सेंटेंस में कि she also told her friend dash 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 on stock exchange? स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, बोथ बी एंड सी, बताइए इस सेंटेंस में उसने कौन से मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात की है, कौन से मार्केट के बारे में बात करी? आंसर इज मनी मार्केट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड इन द अबव केस बाय सेबी? प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंटल, रेगुलेटरी, नन ऑफ द अबव। कौन से वाला फंक्शन नहीं परफॉर्म किया है? भैया 2 फंक्शन परफॉर्म किया है, कौन से वाला नहीं किया होगा? तीसरा बचा हुआ। प्रोटेक्टिव वाला फर्स्ट क्वेश्चन था, रेगुलेटरी वाला सेकंड क्वेश्चन था, कौन सा बचा हुआ? डेवलपमेंटल। सिंपल आंसर है। What is the full form of SEBI? Securities and Earning Board of India, Securities and Exchange Board of India, Safety and Exchange Board of India, Safety and Earning Board of India। बहुत ही सिंपल आंसर है भाई, इतना तो आता ही होगा हर बच्चे को। Securities and Exchange Board of India, that is option number B। चलिए फाइनली यहाँ पे भी हमारे केस स्टडी क्वेश्चन वाले खत्म, केस बेस्ड क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे भी नहीं पता। केस बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं और यहाँ से हमारे शुरू हो रहे हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। मतलब इन क्वेश्चंस में आपको लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि मैंने पहले ही मेंशन किया था कि मैंने हर क्वेश्चन पे ना मार्क्स नहीं लगाए हैं कि इसमें 3 नंबर के अकॉर्डिंग लिखो, 4 नंबर के अकॉर्डिंग लिखो, तो थोड़ा सा आपको अपना पर्सनल जजमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, तो आपको 4 फंक्शंस लिखने हैं फाइनेंशियल मार्केट के। अब यहाँ पे अगर लिखा होता 3 नंबर तो आप अपना एक्सप्लेनेशन इतना इतना रखोगे, लेकिन अगर लिखा होगा 6 नंबर तो आपको एक्सप्लेनेशन इतना इतना रखना पड़ेगा। अभी इट्स ओपन एंडेड, तो आपने जितना भी लिखा होगा मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन पेपर में मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। 4 फंक्शंस बता रहे हैं आपको फाइनेंशियल मार्केट के। इतने सारे फंक्शन पढ़े हैं, 4 तो बहुत इजीली बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है इसमें मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। देखिए आप ऐसे इमेजिन कीजिए, आपके पास कोई पुरानी ड्रेस है आपकी, जिसको आप 1-2 बार पहन चुके हैं, मस्त इंस्टाग्राम पे उसकी फोटोज डाल चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, ठीक है। अब क्या ये ड्रेस आपके कोई काम की है? क्योंकि एक बार इंस्टाग्राम पे फोटो डल गया उसके बाद तो आई डोंट थिंक सो कोई भी लड़की उसे रिपीट करना चाहेगी, राइट। तो आपके काम की वो ड्रेस नहीं है। लेकिन देयर माइट बी अनदर पर्सन जिसकी काम की वो ड्रेस हो सकती है, जो अपनी आउटिंग्स में उसे इस्तेमाल कर सकती है, या उसे कहीं जाना है तो उसने तो कभी नहीं पहनी ना वो ड्रेस, उसके लिए वो तो फर्स्ट टाइम पहनने वाली चीज़ होगी। वो उसे अच्छे से कैरी करके वीडियो बना सकती है, उस वीडियो से पैसा कमा सकती है, इन्फ्लुएंसर बन सकती है, राइट। बहुत ही बेतुका एग्जाम्पल दिया है मैंने, मुझे पता है, लेकिन आपको बस ये थीम समझना था कि एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है, और एट द सेम टाइम देयर इज अनदर पर्सन जिसको उस पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत है जो इस इंसान के पास है। तो ऐसे 2 इंसानों को मिलाना, यही तो फाइनेंशियल मार्केट का काम है। फाइनेंशियल मार्केट बोलता है कि एक ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन वो उस पैसे का कुछ कर नहीं रहा है, और एक ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन उसको पैसे की आवश्यकता है जो उसे मिल नहीं पा रही है। तो इन दोनों को मिलवाना, इन दोनों को आपस में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके बातचीत करवाने का मौका देना, यही तो फाइनेंशियल मार्केट करता है। तो वो बेसिकली सेवर्स से इन्वेस्टर्स वाले मोड पे लेके आता है किसी इंसान को, कि जिसके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स है वहां से उठवा के वो इंसान जो उसका प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर सकता है उस तक वो पैसा पहुंचाने की कोशिश करता है।
A financial market facilitates the transfer of savings from savers to investors. Thus, it helps in channelizing surplus funds into the most productive uses. Second है facilitating price discovery. Households represent the supply of funds and the business firms represent the demand. The interaction between the demand and the supply helps in the price discovery of financial asset which is being traded in a particular market. ये बोलते हैं कि भैया देखो, ज़्यादातर चीज़ों का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? फ्री मार्केट में, उसकी डिमांड और सप्लाई पे। अगर किसी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो बट ऑब्वियस उसका प्राइस भी वो हाई कर देंगे, क्योंकि भाई पता है डिमांड इतनी है, लोग किसी भी कीमत पर उसे खरीदना चाहेंगे। और किसी प्रोडक्ट की डिमांड बिल्कुल नहीं है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो उसको बेचने के लिए हम उसका प्राइस डिक्लाइन करवाते हैं, यही करते हैं ना। तो ऐसे ही जो फाइनेंशियल असेट्स होते हैं, अगर आपको उसकी प्राइस डिस्कवरी करवानी है, अगर आपको चाहिए कि वो कितने प्राइस पे बिकना चाहिए, तो उसके लिए उसे फाइनेंशियल मार्केट में उतार लो, क्योंकि वहाँ पे उसके डिमांड और सप्लाई से आपको पता चल जाएगा कि इसका इतना प्राइस बनता है। थर्ड है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स। भाई तुम्हारे पास बहुत सारे फाइनेंशियल असेट्स हैं लेकिन तुम्हारे पास मार्केट नहीं है, तुम्हारे पास बहुत सारे टॉप्स हैं लेकिन तुम्हारे पास मार्केट नहीं है उसे बेचने के लिए, ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ना ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे बिकेंगी ये टी शर्ट टॉप्स? तुम्हारी नहीं बिक पाएंगी ना। तो अगर तुम्हें वो बेच के उस माल को पैसे में इकट्ठा करना है, पैसे में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसी मार्केट को अप्रोच करना पड़ेगा। ऐसे ही किसी इंसान के पास अगर फाइनेंशियल असेट्स होते हैं लेकिन उसे उस फाइनेंशियल असेट को कैश में कन्वर्ट करना है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी असेट को कैश में कन्वर्ट करना। हाउ इजीली दैट पर्टिकुलर थिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इज नोन एज लिक्विडिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। अगर वो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं तो हाईली लिक्विड होगा, अगर बहुत कम उससे होगी तो लेस लिक्विड होगा। तो ऐसे ही ये बोलते हैं कि आपको फाइनेंशियल असेट्स की अगर लिक्विडिटी को मेंटेन करवाना है तो फाइनेंशियल मार्केट वो सही जगह है, वो एप्ट जगह है जो आपको एक प्लेटफॉर्म देती है कि आइए बेचिए आप अपने फाइनेंशियल असेट को। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। देखिए, अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता, जैसे अगर मान लीजिए आपने रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप खोली है बट कोई मार्केट नहीं था, शॉप नहीं खोली, आपने बस माल बनवाया है, ठीक है, पर कोई मार्केट नहीं है जहाँ पे आप उसे बेच सकते हैं, तो आपको हर किसी के घर जा के उसे बेचना पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा आप 100 घर घूमेंगे, 10 घर में ही मुश्किल से सामान बिकेगा। तो आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट या बाकी सारे कॉस्ट कितने ज़्यादा हुए उस सिनारियो में? इतनी तुम्हारी वो भी नहीं हुई, बिक्री भी नहीं हुई, ये गलत हो जाएगा ना। लेकिन वही चीज़ अगर एक मार्केट मिल जाता है आपको जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों आते हैं, दोनों इंटरैक्ट कर पाते हैं बहुत ईजिली, वहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना कम हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्टेंस में रहेगा, मतलब वो रहेगा प्रेजेंट, तो वहाँ पे बेचना और खरीदना बहुत ज़्यादा सौखा होगा, बहुत ज़्यादा ईजी होगा, और एट द सेम टाइम वो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी कट करेगा। सो दिस इज़ द थिंग। 4 हमने ऑप्शंस बता दिए हैं और मैं थोड़ा सा साइड हो रही हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। इसका भी ले लीजिए। And now let's move to next question, question number 28। ये क्वेश्चन क्या बोलता है? ये बोल रहा है बिश्नोई लिमिटेड recently proposed to issue commercial paper of 1 lakh 10 lakh and equity shares of 140 each for meeting its capital requirement of diversification. Quoting the lines, identify the market from where they would procure the necessary funds, distinguish between the markets on the basis of duration and investment outlay. Okay, so बिश्नोई लिमिटेड करके कोई एक कंपनी है जो इशू करना चाह रही है कमर्शियल पेपर इतने अमाउंट का और इक्विटी शेयर्स इतने शेयर्स पर उस पर क्यों कर रही है? क्योंकि इनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इनको डाइवर्सिफाई करना है। तो आपको कोट करते हुए ये लाइन को आइडेंटिफाई करने हैं मार्केट जहाँ से ये प्रोक्योर कर सकते हैं फंड्स, और दूसरा आपको डिस्टिंग्विश भी करना है मार्केट को ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड इन्वेस्टमेंट आउटले। देखिए, अगर ये डायरेक्टली नाम दे देते ना कि इस मार्केट और इस मार्केट के डिफरेंस को बताओ तो वो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो जाता आप लोगों के लिए और आप इजीली उसे आंसर भी कर पाते। लेकिन यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको क्वेश्चन दिया है। आप देख रहे हैं वो आपको बोल रहे हैं कि 2 मार्केट्स के बीच के डिफरेंसेस के बारे में बताओ, किस बेसिस पे? ड्यूरेशन के बेसिस पे और इन्वेस्टमेंट आउटले के बेसिस पे। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ी होगी तो आप तो पहले यही नहीं पता लगा पाओगे कि कौन से मार्केट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है यार। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कोई भी कॉन्सेप्ट जब तुम पढ़ते हो क्लास में उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा करो। चलिए,
आंसर में ये बोल रहे हैं मनी मार्केट बिश्नोई लिमिटेड रिसेंटली प्रपोज टू इशू कमर्शियल पेपर ऑफ रुपीज दिस कैपिटल मार्केट इक्विटी शेयर ऑफ दिस एंड दैट। अगर आपने ध्यान दिया हो क्वेश्चन में, इन्होंने दो चीजों को यूज किया है फॉर रेजिंग फंड्स, राइट। वो दो चीजें कौन सी हैं? एक है कमर्शियल पेपर, दूसरा है शेयर। अब आप याद करो, कमर्शियल पेपर कौन से मार्केट में इस्तेमाल होते हैं? शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कौन से मार्केट के पास जाते हैं हम जाते हैं मनी मार्केट के पास। और लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं कैपिटल मार्केट के पास। तो मनी मार्केट के पास गए हम कमर्शियल पेपर के लिए, और कैपिटल मार्केट के पास गए हम शेयर्स के लिए। नाउ डिफरेंसेस अगर आपको बताने हैं कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच में, तो देखिए उन्होंने वो तो बता ही दिया हमें, ड्यूरेशन और इन्वेस्टमेंट आउटले के बेसिस पे बताने हैं, बस इन दोनों के ही बेसिस पे आपको डिफरेंसेस बताने हैं, ज़्यादा और डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है। ड्यूरेशन में ये बोलते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जनरली 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए, वेयर एज कैपिटल मार्केट 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आउटले की बात करें तो इट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट आउटले एज इंस्ट्रूमेंट्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव। मनी मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट आउटले होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं, वेयर एज इट डज नॉट रिक्वायर ह्यूज फाइनेंशियल आउटले एज वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इज लॉन्ग, ठीक है। तो ये हो गए दो डिफरेंसेस। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ अब, ताकि आप इस क्वेश्चन के आंसर को स्क्रीनशॉट ले सके। डिफरेंसेस का भी ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, और ये क्या बोलता है? This is Mission Coach Limited is a large and credit-worthy company manufacturing coaches for Indian Railways. It now wants to export these coaches to other countries and decides to invest in new high-tech machines. Since the investment is large, it requires long-term finance. It decides to raise funds by issuing equity shares. The issue of equity shares involves huge flotation costs. To meet the expenses of flotation costs, the company decides to tap the money market. Name and explain the money market instrument the company can use for the above purpose. What is the duration for which the company can get funds through this instrument? State any other purpose for which this instrument can be used. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि भैया एक कंपनी है जिसका नाम है मिशन कोच लिमिटेड। ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है एंड अच्छी खासी क्रेडिट वर्दीनेस भी है इसकी, लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी है, और ये बेसिकली बनाती है कोचेस इंडियन रेलवेज के लिए। वो नहीं होते डब्बे बनाने जिसके अंदर सवारी बैठ के जाती है, वो बनाती है ये। अब इनका ये कहना है कि क्यों ना हम इंडियन मार्केट के अलावा बाकी मार्केट्स को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। लाइक सिर्फ इंडियंस को हम कोचेस ना डिलीवर करें, हम बाहर वाले लोगों को भी कोचेस दें। अब इसके लिए भैया उनको थोड़ा सा तो हाईटेक बनना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में तो कुछ भी चल जाता है, बाहर के देशों में ऐसा नहीं होता ना। जिनके पास वेल्थ है अच्छी खासी, जो नेशंस बहुत ज़्यादा अमीर हैं, ऑब्वियसली वो आपसे कोचेस क्यों खरीदेंगे अनलेस एंड अनटिल आपके कोचेस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नहीं होंगे। तो इनको समझ में आ गया कि अगर इनको एक्सपोर्ट करने हैं कोचेस, तो इनको कहीं ना कहीं अपनी टेक्नोलॉजी पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़िया बनाना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा अपनी चीज़ों को। अब मॉडर्नाइजेशन में लगते हैं पैसे, तो इनको पैसे उठाने हैं मार्केट से। सिंस द इन्वेस्टमेंट इज लार्ज इट रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है तो इनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए इन्होंने इक्विटी शेयर्स इशू करने के बारे में सोचा है। लेकिन हम सब जानते हैं इक्विटी शेयर्स इशू करने में कितना टाइम और एफर्ट्स और पैसा लगता है, जानते हैं ना। प्रोस्पेक्टस इशू करो, वेट करो, पहले सब्सक्रिप्शन के लिए मौका दो लोगों को, एप्लीकेशंस आएंगी, सब्सक्राइब करवाओगे तुम उनको, उसके बाद तुम अलॉट करोगे, फिर 100 नाटक होंगे, तो इतनी लंबी प्रोसेस हो जाती है और पैसा बहुत सारा खर्च हो जाता है। तो ये बोलते हैं अभी हमारे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें इक्विटी शेयर्स के इशुएंस मतलब जो भी इक्विटी शेयर्स हम इशू कर रहे हैं उसकी जो फ्लोटेशन कॉस्ट होगी, फ्लोटेशन कॉस्ट समझते हैं ना आप, जब भी हम किसी पर्टिकुलर फंड मतलब किसी भी पर्टिकुलर सोर्स से फंड रेज करते हैं तो जो भी पैसा खर्च होता है उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो जो भी फ्लोटेशन कॉस्ट होगी वो बहुत हाई होने वाली है, तो इसके लिए भी इनको पैसे चाहिए।
तो अब ये बोल रहे हैं कि भैया देखो, अपनी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, मतलब मॉडर्नाइजेशन के लिए तो हम इक्विटी शेयर्स वो कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, लेकिन हमें जो इक्विटी शेयर्स पे फ्लोटेशन कॉस्ट का खर्चा आने वाला है उसके लिए मनी मार्केट को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए दे आर थिंकिंग अबाउट मनी मार्केट, और नॉर्मल इनकी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए दे आर थिंकिंग अबाउट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ये दो रिक्वायरमेंट्स है। अब उसके बाद ये बोल रहे हैं, नेम एंड एक्सप्लेन द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट दैट द कंपनी नीड्स फॉर दिस पर्पस। आपको उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना है जो कि यहाँ पे कंपनी इस्तेमाल कर सकती है। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, पूरी केस स्टडी में ना एक वर्ड है जिसको आपने दिमाग में डाल लिया, आपको पता चल जाएगा मनी मार्केट के कौन से इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात हो रही है, क्योंकि जब भी उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात होती है वही वर्ड हाईलाइट होता है। और मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कीवर्ड्स पे तो जम के नजर रखा करो, क्योंकि कीवर्ड से ही तुम्हारे पूरे आंसर्स 1 सेकेंड में सॉल्व हो सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, सॉरी आंसर आ सकता है। मतलब तुम्हें आपको ड्यूरेशन बतानी है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की, और उसके अलावा स्टेट एनी अदर पर्पस फॉर विच दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज, कोई और पर्पस जिसके लिए ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो सकता है वो भी बताना है। ठीक है, अगेन टेलिंग यू, पूरी केस स्टडी में सिर्फ एक वर्ड है जिससे आपको पूरा आंसर पता चल जाएगा, बस फोकस करो, और वो भी पहली लाइन में आ जाओ, ये भी बता दिया मैंने। और हिंट दूं तो वो सी से शुरू हो रहा है, दिस इज द वर्ड। इससे बताओ क्या तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी सी से ही शुरू होता है। अब तो भैया आंसर ही दिखा दो फिर मैं। आंसर है कमर्शियल पेपर। मनी मार्केट का कमर्शियल पेपर कैन बी इस्तेमाल फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। इट इज इशूड एज एन अनसिक्योर्ड promissory note by large and credit worthy companies for meeting their short term needs of the funds. It is negotiable instrument transferable by endorsement and delivery. This instrument is generally used for bridge financing. ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब होता है जहां हम हैं आज की डेट में और जहां हम पहुंचना चाहते हैं, उन दो चीज़ों के बीच में जो गैप है उसको फिल करने का काम जो फाइनेंस करता है उसको ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं। लाइक आज हमारे पास पैसे नहीं है, हमें इक्विटी शेयर्स होल्ड वो करना है, इशू करके पैसे इकट्ठे करने हैं, तो आज पैसे नहीं है, पैसे इकट्ठे करने, ये हो गया हमारे दो सिरे, और इसके बीच का जो ब्रिज है, जो फाइनेंस मतलब जो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट हमें मदद कर रहा है, वो कहलाया जाएगा ब्रिज फाइनेंस। ठीक है, A method of financing used by companies to cover the flotation costs of issuing shares, preference shares, etc. A firm can get funds for a duration of 15 days to 1 year. 15 दिन से 1 साल तक के ड्यूरेशन के लिए होता है, ये तो वही चीज़ मेंशन है यहाँ पे। और उसके बाद ये बोल रहे हैं कमर्शियल पेपर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मीटिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। इन्होंने एक और चीज़ पूछी थी कि इसके अलावा फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने के अलावा कमर्शियल पेपर का और क्या इस्तेमाल हो सकता है, तो क्या इस्तेमाल हो सकता है, उससे हम वर्किंग कैपिटल की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, कमर्शियल पेपर इस्तेमाल होगा मनी मार्केट का। एंड एट द सेम टाइम आपको ये याद रखना है कि क्रेडिट वर्दी वहाँ पे लिखा हुआ था, वहीं से आपको कमर्शियल पेपर के बारे में पता चल जाना चाहिए था, क्योंकि जब हम इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आती है वो यही लाइन आती है, क्रेडिट वर्दी कंपनीज इसे इशू कर सकती हैं। ठीक है, 15 दिन से लेके 1 साल तक की ड्यूरेशन और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी हम इसी चीज़ से पूरी कर सकते हैं। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 30, और ये क्या बोलता है, What is a depository and what services they offer to investors? एक डिपॉजिटरी कौन होता है और वो इन्वेस्टर को कौन कौन सी सर्विसेज देता है। बहुत ही स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है कि भैया बताओ डिपॉजिटरी क्या होता है, तुमने पढ़ा हुआ है वो, और उसकी सर्विसेज के बारे में बताना है, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। Depository is an institution or organization which holds securities in electronic form in which trading is done. डिपॉजिटरी वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखता है। देखिए पहले का ज़माना हुआ करता था कि हम शेयर्स वगैरह को फिजिकल फॉर्मेट में रखते थे, मतलब हमारे पास शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे, वो प्रूफ होता था कि हमारे पास शेयर्स हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं होता, आज की डेट में सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, ई फॉर्मेट में होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जिस ऑर्गेनाइजेशन जिस इंस्टीट्यूशन के पास स्टोर्ड होते हैं वो डिपॉजिटरी कहलाई जाती है, और यहीं पे इसकी ट्रेडिंग भी होती है। Depositories provide following services to the investors. First है maintain records of share holding in electronic form. आपकी किस किस कंपनी में शेयर होल्डिंग बनती है उसका रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करते हैं ये। Enable deposit and withdrawal of securities to and from the depository through the process of dematerialization and rematerialization. डिपॉजिट या फिर विड्रॉल मतलब डालना शेयर्स या निकालना, ये सारे फंक्शंस भी। जैसे बैंक नहीं होता, बैंक क्या करता है, बैंक में आप पैसे डालते हो, कभी कभी निकाल लेते हो, फिर डालते हो, फिर निकाल लेते हो, तो आपको डिपॉजिट करने का भी मौका देता है, विड्रॉ
करने का भी मौका देता है। डिपॉजिटरी कुछ नहीं है, बस बैंक की तरह ही है, बस बैंक में आप पैसा रखते हैं, डिपॉजिटरी में आप शेयर्स रखते हैं। ध्यान दीजिएगा इस लाइन के ऊपर जब मैं बोल रही हूं कि डिपॉजिटरी बिल्कुल बैंक जैसे फंक्शंस करता है। बैंक में जैसे आप पैसे डिपॉजिट करते हैं या पैसे विड्रॉ करते हैं, वैसे ही डिपॉजिटरी में आप शेयर्स विड्रॉ करते हैं या फिर शेयर्स डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। फिर है इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन डिपॉजिटरी मेड मोड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। ट्रांसफर वगैरह की जितनी भी प्रोसीजर्स होती हैं उनको भी यही संभालता है। सिंपल सी बात है, पैसे का लेन देन जैसे बैंक के थ्रू हम करते हैं, ट्रांसफ़र कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, सेम चीज़ें यहाँ पे डिपॉजिटरी में शेयर्स ट्रांसफ़र कराने हो, शेयर्स को खरीदना हो, बेचना हो, डिपॉजिट करके रखना हो, विड्रॉ करके रखना हो, ये सारा का सारा काम डिपॉजिटरी के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गए उसके फंक्शंस। मैंने आपको प्रीवियस उसमें स्क्रीनशॉट लेने का मौका दिया था, फट से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो कमर्शियल पेपर वाले क्वेश्चन का। और जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं उन्हें पूरा पूरा आंसर चाहिए, मतलब एक पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो आप लोगों के लिए एक लिंक प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है मिस्टर ए इज अ टीचर जस्ट लाइक अस, हैविंग अ रेप्यूटेड जॉब विद गुड अर्निंग्स। ओके, ठीक है, इस पे भी हमारे जैसे। ओके, ही वांट्स टू ट्रेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। ओके, एनुमरेट द स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। मिस्टर ए क्या है? एक टीचर हैं जिनके पास अच्छी खासी जॉब है और अच्छा खासा कमा पा रहे हैं ये। अब ये अपने पैसे को डबल ट्रिपल चौपल करना चाहते हैं, जिसके लिए ये स्टॉक एक्सचेंज में घुसना चाहते हैं। लोगों का अक्सर मानना होता है कि स्टॉक एक्सचेंज में जाके आपके पैसे डबल हो जाते हैं, कभी कभी आधे भी नहीं बचते हैं, वो अलग बात है। आपको मतलब स्टॉक एक्सचेंज में अगर जाना है और अगर आप सोचते हैं उस चीज़ से अपना पैसा कमाने का, तो आपको उसकी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए पहले। पता है कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बस पैसे डालें और डबल मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत बार बहुत लोग अपना सब कुछ भी गवा देते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। तो जब भी आप अगर सोचें फ्यूचर में, क्योंकि आज की डेट में ना हर अगला बंदा इज़ इन्वॉल्व इन स्टॉक एक्सचेंज की, मतलब थोड़े ना थोड़े पैसे तो सबके लगे ही होते हैं आज की डेट में। तो आपके जब तक आप बड़े होंगे, आप कमाना शुरू करेंगे, तब तक तो ये आपके लिए नॉर्मल काम हो जाएगा। जैसे बैंक में हम अपने पैसे रखते हैं, बिल्कुल वैसे हो जाएगा आपका कि आपने स्टॉक रखे हुए हैं अपने पास। तो इसलिए जब भी तुम सोचो स्टॉक में पैसा लगाने के बारे में, पहले अच्छी खासी नॉलेज गेन कर लेना स्टॉक एक्सचेंज की, उसके बाद पैसे लगाना, ठीक है। सो आपको बताने हैं वो स्टेप्स जो कि परचेज और सेल में मदद करेंगे। मतलब जब भी कोई इंसान सोचता है कि हाँ मुझे परचेज करना है स्टॉक या फिर बेचने हैं स्टॉक, तो उस टाइम वो एक प्रोसीजर फॉलो करता है। तो वो प्रोसीजर के जितने भी स्टेप्स होते हैं, दैट यू हैव टू एनुमरेट हियर, ठीक है। बहुत सिंपल है ये भी, ये तो हमने पूरा प्रोसीजर पढ़ा ही हुआ है, राइट। It says the procedure for purchase and sale of securities in a stock exchange involves the following steps. फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। सबसे पहले तो ये काम आप खुद से नहीं करते हैं, आप चुनते हैं एक ब्रोकर को। बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं स्टॉक मार्केट में, कुछ तो मतलब यूजुअली प्रेफर किया जाता है कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के पास ही आपको जाना चाहिए, किसी भी फर्जी ब्रोकर के पास नहीं जाना चाहिए। तो जब आप सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि किस तरह से आगे बढ़ना है। तो आपका मेन काम तो पहले यही हो जाएगा कि आपको ब्रोकर सेलेक्ट करना है। The first step is to select a broker who will buy or sell securities on behalf of investor speculator. Brokers may be individuals, partnership firms or corporate bodies. Selection of broker is compulsory as trading can only be done by SEBI registered brokers who are members of a stock exchange. ये बोलते हैं कि भैया सिलेक्शन करना ब्रोकर का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न बीइंग कि ट्रेडिंग सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है सेबी में रजिस्ट्रेशन होता है ब्रोकर्स का। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, पहले तो एक्चुअली सेबी भी नहीं होता था, तो ऐसे ही ब्रोकर्स होते थे। लेकिन आज की डेट में थोड़े से प्रोविजंस यहाँ पे स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो उन्होंने सेबी को रख दिया है कि भैया तुम परमिशन दोगे किसी को ब्रोकर बनने की, तभी वो इंसान आगे कुछ कर पाएगा। तो आपको सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर को ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद अपनी ट्रेडिंग आगे चढ़वानी पड़ेगी। Second है opening a demat account with depository. Dematerialized demat account refers to an account which an individual must open with the depository participant bank, stock broker to trade in listed securities in electronic format. पहले ऐसे बैंक वाले ऑफर्स नहीं देते थे, स्टॉक ब्रोकर्स के पास ही ऑप्शन होता था, लेकिन आज की डेट में बैंक्स भी ऑप्शंस दे रहे हैं। ये बोलते हैं आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जैसे आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो ना, वैसे, और कहाँ खुलवाते हो बैंक अकाउंट? बैंक में जाके खुलवाते हो ना, चाहे वो आप सेविंग अकाउंट खुलवाओ या करंट अकाउंट खुलवाओ या फिर फिक्स डिपॉजिट खुलवाओ, कुछ भी खुलवाओ, लेकिन आप बैंक के पास जाते हो।
वैसे ही डिपॉजिटरी के पास आपको जाना पड़ता है अपना डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके अंदर आपके शेयर्स पड़े होते हैं। अब आप बोलेंगे डीमैट अकाउंट और डिपॉजिटरी में क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए बैंक में आप जाते हैं, आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, आपके पैसे कहाँ पड़े होते हैं, सेविंग अकाउंट में पड़े होते हैं। और कौन से बैंक के पास, जिस बैंक के आपने अपने जिस बैंक के पास जाके आपने अपना अकाउंट खुलवाया, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके शेयर्स डीमैट अकाउंट में पड़े होंगे, लेकिन ये डीमैट अकाउंट कहाँ खुला होगा, डिपॉजिटरी के पास खुला होगा। ठीक है, तो ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी ये चीज़ हो जाती है जिससे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट वाले शेयर्स को आराम से रख सकते हैं। Placing the order. The next step is to place the order with the broker, which can be done through telephone, cell phone, or email, etc. Instruction regarding which securities and how many securities are to be bought and sold should be clearly given to the broker. आप अब उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, डीमैट अकाउंट आपने खुलवा लिया, ब्रोकर आपने चुन लिया था, अब आप ब्रोकर को फ़ोन करेंगे कि यार मुझे रिलायंस के 10 शेयर्स चाहिए, चल मतलब खरीद ले, और इतने इतने प्राइस पे आई वांट। आपको बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है अपने ब्रोकर को कि भाई मैं ना इतने पैसे पे खरीदना चाहता हूँ, 90 रुपये का आएगा ये शेयर तो खरीद लियो, वरना 1 रुपया ऊपर मत जाइयो। ठीक है, तो ब्रोकर आपकी बात सुनता है और उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करता है। अच्छा, ब्रोकर को आप इंस्ट्रक्शन देंगे कैसे, आप उसे फ़ोन से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, मेल से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जो लोग मतलब वो डिपेंड करता है आपका ब्रोकर आपके साथ किस तरह से कनेक्टेड है। लाइक जिन सर के अंडर मैंने अपनी आर्टिकलशिप, उनका ना सबके साथ अलग रिलेशनशिप था। लाइक उनके जितने भी क्लाइंट्स थे, अब कुछ क्लाइंट्स उनके ऐसे थे जिनको पहले ऑफिस आना पड़ता था, उनके पास बैठना पड़ता था और वो इनको इंस्ट्रक्शन देते थे कि सर इतने पे इतना परचेज कर लो, इतने पे इतना परचेज कर लो। लेकिन कुछ लोग थे जो कॉल करते थे उनको और उसके बेसिस पे ही यूज्ड टू एक्ट। लेकिन कुछ लोग उन्हें मैसेजेस तक डाल देते थे कि देखो बेटा आज ना इतना, मतलब उनका नाम अनुपम था, तो बोलते थे अनुपम आज ना इतने पे इतना खरीद लेना इस कंपनी का, और वो बिल्कुल वैसे ही एक्ट करते थे। तो आपका ब्रोकर के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है, इंस्ट्रक्शंस उसी के बेसिस पे होंगी, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है उस चीज़ के लिए यहाँ पे। देन दे से कि इंस्ट्रक्शन बहुत ही क्लियरली देने चाहिए, यूँ ना हो कि उस सामने वाले ने आपको बोला 5 खरीदने और आपने 50 खरीद लिए, क्योंकि उस टाइम तो आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती, पेमेंट तो आपको बाद में करनी पड़ती है। लेकिन गलती ये हो गई कि 5 की जगह 50 खरीद लिए, तो अब इसको भुगतान कौन करेगा, ब्रोकर करेगा या आप करेंगे, वो दिक्कत है ना। फिर है एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। देखो भैया आपसे ऑर्डर ले लिया सामने वाले इंसान ने, अब वो उसे क्या करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा, वो उस ऑर्डर को अपन पूरा करेगा कि अगर आपने बोला होगा कि इतने पे इतना खरीदना, ये कर लेना, वो कर लेना, तो वो वैसे ही करेगा, बिल्कुल वैसे ही एक्ट करेगा। लेकिन हाँ, उसके साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पे हो जाती है, वो क्या है बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस द ब्रोकर एग्जीक्यूट्स द ऑर्डर एंड बाइज और सेल्स द रिक्वायर्ड सिक्योरिटीज। द ब्रोकर देन इशूज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट, अ कंपनी अ कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नोट स्पेसिफाइज। जो हमारे ब्रोकर भाई साहब होते हैं ना, वो उनको एग्जीक्यूट तो करते हैं ऑर्डर, साथ ही साथ एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट पे बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं, लाइक नेम और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज, किस कंपनी के कितने शेयर्स खरीदे हैं आपने, पार्टीज का नाम क्या क्या है, ब्रोकरेज चार्जेस क्या क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी तो अपने पैसे कमाएगा ना, ब्रोकर क्यों बैठा हुआ है यहाँ पे, समाज सेवा करने के लिए थोड़ी ना बैठा हुआ है। और ऐसी छोटी मोटी चुटर पुटर चीज़ें होती हैं जो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नोट पर मैंशन होती है, विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द ब्रोकर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, बिकॉज आपने ऑर्डर दिया, ऑर्डर कंप्लीट हो गया, आपके नाम पे शेयर्स हो जाएंगे। वैसे तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसके बाद भी बहुत लंबी जर्नी होती है, यूँ नहीं है कि यहाँ पे ये फाइनल स्टेप हो जाता है। लेकिन 3 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो इतना लिखना आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा फ्रेम से बाहर हो गई हूँ। ठीक है, एंड इसका भी, एंड फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन बोलता है अ स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट? एक्सप्लेन 2 फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की लेन देन में मदद करता है, परचेज और सेलिंग में मदद करता है। ठीक है, क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, आपको स्टॉक एक्सचेंज के 2 फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। हमने स्टॉक एक्सचेंज के बहुत सारे फंक्शंस पढ़े हैं, उसमें से कोई भी 2 उठा के आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। सो
पहले तो हम बोलेंगे येस वी डू अग्री विद द स्टेटमेंट कि स्टॉक एक्सचेंज क्योंकि सेकेंडरी मार्केट का पार्ट होता है, और सेकेंडरी मार्केट का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटीज होती हैं उनकी ट्रेडिंग इस मार्केट में होती है, तो उसके चलते हुए स्टॉक एक्सचेंज बहुत अहम रोल निभाता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के परचेजिंग और सेलिंग में। तो येस वी डू अग्री विद द स्टेटमेंट। और उसके बाद दो फंक्शंस के बारे में अगर बात होती है तो फर्स्ट फंक्शन है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, और सेकेंड है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज इज द क्रिएशन ऑफ अ रेडी मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर bought and sold. It gives investors the chance to disinvest and reinvest. This provides both liquidity and easy marketability to already existing securities in the market. ये बोलते हैं कि भैया स्टॉक एक्सचेंज एक रेडी मार्केट है जहाँ पे सिक्योरिटीज का लेन देन हो सकता है। कोई भी इन्वेस्टर यहाँ आए, मतलब ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे इन्वेस्टर्स आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें सिक्योरिटीज़ चाहिए, और ऐसी कंपनीज आती हैं जिनके पास सिक्योरिटीज़ होती है, तो वो कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज़ ऑफर करती हैं, इन्वेस्टर्स उन सिक्योरिटीज़ को देखता है, अगर उन्हें सही लगता है, जमता है, तो वो घर लेके चला जाता है। तो इस तरह से उनकी पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो इससे क्या है, सिक्योरिटीज़ को लिक्विडिटी भी मिलती है कि सिक्योरिटीज़ बहुत ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, और मार्केटेबिलिटी भी मिलती है कि मतलब उनको ईजी मार्केट अवेलेबल मिलता है, कोई भी इंसान उसे आराम से परचेज कर सकता है। सेकेंड है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। देखिए, फ्री मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड किया जाता है डिमांड और सप्लाई के थ्रू, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली वो मार्केट है जो कि सिक्योरिटीज की परचेजिंग और सेलिंग की, मतलब डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे उनकी प्राइसेस तय करवाने में मदद करता है। अगर किसी सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, मतलब उसके प्राइसेस भी हाई जाएंगे, किसी सिक्योरिटी की बिल्कुल भी डिमांड नहीं है तो उसके प्राइसेस लो जाएंगे, किसी सिक्योरिटी की सप्लाई बहुत कम है लेकिन डिमांड ठीक है तो ऐसे सिनेरियो में भी प्राइसेस बहुत हाई जाएंगे, किसी सिक्योरिटी की सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड उतनी है नहीं, तो ऐसे सिनेरियो में उसके प्राइसेस बहुत ही कम होंगे। ठीक है, ऐसी यूजुअली नई नई कंपनीज होती है जिनका कोई नाम नहीं होता, जिनकी कोई इतनी पहचान नहीं होती, वो कंपनीज आती हैं, वो बहुत सारे सिक्योरिटीज़ ऑफर करती हैं, बट देन उनका कोई ऐसा खरीदार नहीं होता है। तो उन सब के बेसिस पे, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे यहाँ पे हम सिक्योरिटीज़ के प्राइजेस के बारे में पता लगा सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में बस उतना ही था क्योंकि दो ही फंक्शंस आपको बताने थे, तो दोनों के आंसर्स ये हो गए। फट से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है क्वेश्चन नंबर 33, थोड़ा सा लेंदी है, इसमें क्वेश्चन भी 3 पूछे गए हैं, आराम से पढ़ेंगे इसको। इट सेज आदित्य the managing director of DLW Limited and Rajesh Puri, the finance manager, were discussing about avenues of investing the idle funds of the company. Aditya Khosla was of the opinion that money should be invested in the capital market, whereas Rajesh Puri, were being conservative, felt that it would be better if the investment was made in the money market. Since the economy was buoyant, the managing director convinced Rajesh that they should take advantage of it and invest in the capital market to get good returns. Ultimately, it was decided to invest the idle funds in the capital market. What kind of instrument should the company buy? Why is the capital market expected to give a better return in a buoyant economy? State the reason. And third है, why and how safe are the securities in the market as compared to the money market? देखिए, आदित्य खोसला बेसिकली एक कंपनी DLW का मैनेजिंग डायरेक्टर है और राजेश पुरी उसी कंपनी का फाइनेंस मैनेजर है, और ये लोग बात कर रहे हैं कि इनके पास कुछ एक्स्ट्रा फंड्स पड़े हुए हैं जो इन्हें इन्वेस्ट करने हैं, तो वो कहाँ इन्वेस्ट करें। दो लोग हैं हैविंग अ डिस्कशन अबाउट आइडल फंड्स जो उनके पास पड़े हुए हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है उन फंड्स को। आदित्य खोसला का मानना था दैट मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए कैपिटल मार्केट में, वेयरएज राजेश पुरी का मानना था कि मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए मनी मार्केट में। तो राजेश पुरी बोल रहे थे कि मनी मार्केट में करते हैं और खोसला साहब बोल रहे थे कि कैपिटल मार्केट में करते हैं। फिर इनको समझाया गया कि इकोनॉमी अभी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने कन्विंस किया राजेश को कि हमें इस चीज़ का मौका उठाना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए कैपिटल मार्केट में। अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द आइडल फंड्स इन द कैपिटल मार्केट, और अल्टीमेटली इन लोगों ने यही डिसाइड किया कि कैपिटल मार्केट में ही इन्वेस्ट करेंगे। अब आपको 3 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। फर्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट शुड द कंपनी बाय, कौन सी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी को खरीदने चाहिए। व्हाई इज द कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेड टू गिव अ बेटर रिटर्न एंड बियॉन्ड इकोनॉमी, क्यों आपको लगता है कि आज की डेट में जब इकोनॉमी की हालत ऐसी है तो ऐसे में आपको कैपिटल मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या रीजंस हैं आपके, क्यों आपको लग रहा है ज़्यादा फायदेमंद रहेगा।
Why and how safe are the securities in this market as compared to the money market? और आपको क्यों लगता है कि इस मार्केट में आपकी सिक्योरिटीज ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी सही है इन कंपैरिजन टू मनी मार्केट? 3 क्वेश्चंस के आंसर हैं, छोटी सी केस स्टडी है, 2 लोगों की कॉन्वर्सेशन है जिनके ओपिनियन डिफरेंट है, एक कैपिटल मार्केट के फेवर में बात कर रहा है, एक मनी मार्केट के फेवर में बात कर रहा है, और अल्टीमेटली कैपिटल मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं. So it says they should buy capital market instruments. The investment in capital market generally yield a higher return for investors than the money market. The possibility of earning is higher if the securities are held for a longer duration. First, there is a scope of earning capital gains in equity share. Second, in the long run, the prosperity of the company is shared by the shareholders by way of high dividends and bonus issues. The capital market directs the savings of the public into their most productive investment plan, leading to growth and development of the economy. First of all बोल रहे हैं इनको कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. आप चाहें तो उनके नाम भी लिख सकते हैं, लाइक इक्विटी, डिबेंचर्स, ये सब भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट इन्होंने सिर्फ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लिख के छोड़ दिया है. उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जब हम कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो जो रिटर्न हमें मिलता है वो मनी मार्केट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. कैपिटल मार्केट में एक तो पैसा लंबे समय का लगता है, ठीक है, एंड दूसरा यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा रिटर्न कमाने की ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि मनी मार्केट में तो छोटे ड्यूरेशन में आपने पैसा लगाया है, मतलब 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, अब इसमें क्या ही इतना ज़्यादा हो जाएगा. लेकिन जब पैसा लगा है लाइक थोड़े लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो हो सकता है ना कभी कभी 6 महीने में किसी कंपनी की बिल्कुल हालत बदल जाती है, 2 साल में किसी कंपनी की बिल्कुल हालत बदल जाती है, तो ऐसे में जो आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है. तो और विद दैट कैपिटल मार्केट जो सेविंग्स होती है पब्लिक से वो डाइवर्ट करती है उसमें में जिसमें सबसे ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए. मतलब ये बेसिकली ऐसे लोग जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन उस पैसे का वो कुछ कर नहीं रहे हैं, उनसे पैसा निकलवा के उन जगहों पे लगाती है जहाँ पे उस पैसे का बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है और बहुत प्रोडक्टिवली लाइक उससे हम कुछ कुछ बना सकते हैं जिससे अल्टीमेटली इकोनॉमी का भी भला होगा. Capital market instruments are riskier both with respect to returns and principal repayments. Issuing companies may fail to perform as per the projections and promoters may defraud investors, but the money market is generally much safer with a minimum risk of default. This is due to the shorter duration of investment and also due to financial soundness of the issuers, which primarily are the government banks and highly rated companies. Okay, बोलते हैं capital market जो होते हैं वो ज़्यादा risky होते हैं in comparison to money market. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एक तो पैसा लंबे समय के लिए लगा है, दूसरा ये हो सकता है कभी कभी जो प्रोजेक्शंस इस्तेमाल किए गए थे वो वैसे वर्क ना करें, और कभी कभी कंपनीज जो होती है वो फ्रॉड भी कर जाती है. जैसे आपने आए दिन सुना होगा, मतलब न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें आती है इस कंपनी ने इतना पैसा लूटा और भाग गई यहाँ से. इस पे तो फिर हेरा फेरी और ये सारी मूवीज़ भी बनी हुई हैं जिसमें वो पैसा बिपाशा बासु कलेक्ट करती रहती है और भाग जाती है लेटली. तो बस वही चीज़ें हैं कि कैपिटल मार्केट में यूजुअली ये चीज़ें आ जाती हैं. कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो डिफ्रॉड कर देती हैं कस्टमर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ. मनी मार्केट सेफर है क्योंकि थोड़े टाइम के लिए पैसा इन्वेस्टेड होता है, छोटा ड्यूरेशन होता है, तो इतने ज़्यादा रिस्क भी आपको नहीं लगता है, फाइनेंशियल साउंडनेस भी होती है. और मनी मार्केट यूजुअली मतलब अगर आप जैसे कमर्शियल पेपर वगैरह की बात करें तो ये क्रेडिट वर्दी कंपनीज इसे इशू करती है. कुछ तो गवर्नमेंट करती हैं, जैसे ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ने किया, अब गवर्नमेंट तुम्हारा पैसा लेके कहाँ भागेगी, ये तो पॉसिबल नहीं है ना. तो इसलिए ये थोड़ा सा मनी मार्केट सेफ कंसिडर किया जाता है इन कैपिटल मार्केट के कंपैरिजन में. चलिए फट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीनों क्वेश्चंस के आंसर हो गए हैं आपके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34. ये बोलता है मिस्टर एक्स या एक्स जो भी बोलेंगे, वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ XYZ लिमिटेड न्यू दैट बोनस शेयर्स वर टू बी अनाउंस्ड इन द नेक्स्ट मीटिंग एंड ही एक्सपेक्टेड द प्राइस टू राइज. ही बॉट 10,000 shares from the stock market. By the end of few months the price rose by 9 rupees. He sold his shares and made huge profit. Name the act of Mr. X and is it permitted? Okay, बहुत ही ऐसे लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाया है कि भैया ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास लिखने का, बहुत शॉर्ट में हम तुम्हें बता रहे हैं ये सिचुएशन हुई है. तो एक बंदा है जो XYZ लिमिटेड का डायरेक्टर है, इसको पता था कि बोनस शेयर्स इशू होने वाले हैं नेक्स्ट मीटिंग में जिसकी वजह से शेयर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे. ऑब्वियसली कंपनी कुछ भी बढ़िया लेके आती है ना तो शेयर के प्राइसेस राइज हो ही जाते हैं, ठीक है. तो ही बॉट 10,000 शेयर्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट. तो स्टॉक मार्केट से इन्होंने 10,000 शेयर्स खरीदे. बाय द एंड ऑफ फ्यू मंथ्स कुछ महीने बाद इनके शेयर्स के प्राइसेस 9 रुपए से बढ़ गए, ठीक है.
अब इन्होंने उसे बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया। अब इस पूरे ट्रांजैक्शन में, इस पूरी चीज में इन्होंने एक एक्ट की है, जिस एक्ट के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, जिससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आपको बताना है कि वो एक्ट कौन सी है, और उसके बाद ये भी बताना है इज दैट एक्ट परमिटेड और नॉट, मतलब वो एक्ट जो जिसका आंसर आपने फर्स्ट में किया है वो एक्ट परमिटेड है भी कि नहीं है। बताइए, सोचिए क्या किया इन्होंने। ये डायरेक्टर है एक कंपनी के, जिनके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो लोगों के पास नहीं थी। इनके पास अंदर की एक इंफॉर्मेशन थी जिसका प्राइस पे फर्क पड़ सकता है, जिसका शेयर के प्राइस पे फर्क पड़ सकता है। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका शेयर के प्राइसेस पे फर्क पड़ सकता है, और ऐसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके, और वो भी पब्लिक डोमेन में नहीं है वो इंफॉर्मेशन अभी, उसको इस्तेमाल करके अगर कोई इंसान शेयर्स खरीदता है तो इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो मिस्टर एक्स इज इंडल्ज्ड इन इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय दोज पर्सन्स, डायरेक्टर्स, promoters, etc. who have some secret information about the company and who wish to take advantage of such secret information. This hurts the interest of the general investors. Obviously यहाँ पे तो इन्वेस्टर्स के साथ बुरा हो जाएगा ना कि भैया उनके पास तो ये इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तुम तो प्रिविलेज थे, तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी जिसका इस्तेमाल करके तुमने उल्टी हरकत कर ली। तो it is very essential to check this tendency. Many steps have been taken to check insider trading through medium of SEBI. Insider trading is illegal and not permitted. Obviously ये चीज़ क्या है, ये चीज़ permitted नहीं है, और इस चीज़ के अगेंस्ट पनिशमेंट भी मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में जेल्स में पड़े हुए हैं जस्ट बिकॉज दे डिड दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज़ नॉट परमिटेड इन आवर लॉ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। SEBI is the watchdog of security market. Do you agree? Give 3 reasons in support of your answer. SEBI को हम security market का watchdog बोलते हैं। क्या आप इस चीज़ से agree करते हैं? आपको reason देना है अपने आंसर के सपोर्ट में। SEBI के functions बताने हैं इन शॉर्ट, ठीक है। देखिए, yes I agree. SEBI regulates and protects the interest of investors. SEBI was established in 1988 and given a statutory status in 1992 to protect the investors from the fraudulent malpractices rampant in securities market before 1988. As a watchdog, it regulates the market and protects the investors by keeping a check on various manipulative activities by performing the following functions. देखिए, पहले जब SEBI एग्जिस्टेंस में आया था तो वो इतना पावरफुल नहीं था। 1988 में जब वो आया तो वो इतना पावरफुल नहीं था, उसको बहुत ही बेसिक काम दे रखे थे। लेकिन 1992 में हमने इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया। स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब होता है? एक ऐसी बॉडी जिसका जन्म पार्लियामेंट के किसी एक्ट की वजह से हुआ है। सेबी एक्ट आया था, सेबी एक्ट के चलते हुए ये एक बॉडी एग्जिस्टेंस में आई, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया? स्टैट्यूटरी बॉडी रख दिया, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस इसको 1992 में मिला, जिसकी वजह से इसकी बहुत सारी पावर्स बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारी पावर्स इसके एक्ट के अंदर मेंशन की गई है। ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, इसके बहुत सारे प्रोटेक्टिव फंक्शंस भी है, रेगुलेटरी फंक्शंस भी है, डेवलपमेंट फंक्शंस भी हैं। तो वो सारे फंक्शंस के चलते हुए बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया। और हाँ, इसे वॉचडॉग बोला जाता है। और वॉचडॉग का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कुत्ता जो कि ध्यान रखे, मतलब बेसिकली एक ऐसा, क्योंकि यूजुअली जो डॉग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव होते हैं। वो हम अगर घर की रखवाली करनी होती है तो हम डॉग्स पालते हैं, पेट डॉग्स रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत उनकी अटेंशन और उनकी अटेंटिव पावर बहुत स्ट्रांग होती है। वो फट से सूंघ लेते हैं कि कुछ क्या उल्टा सीधा तो नहीं हो रहा है। सेबी भी बिल्कुल यही करता है। सेबी नज़र रखता है सारी कंपनीज पे कि कहीं वो कुछ ऐसा डिफ्रॉड करने के लिए तो नहीं कर रही है इन्वेस्टर्स को। और जैसे ही मतलब इनको लगता है कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है, फट से उस कंपनी के पास नोटिस चला जाता है, ये इंस्पेक्शन के लिए चले जाते हैं, रेड वगैरह पड़ जाती है, और उसके बाद खोद के निकालते हैं वो ऐसे मैल प्रैक्टिसेस करने वाले इंसानों को। ये बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, लाइक रेगुलेट्स टेक ओवर बिड्स बाय कंपनीज। कंपनीज की जो टेक ओवर बिड्स होती हैं, टेक ओवर का मतलब होता है किसी और कंपनी को अपने अंदर संभाल लेना, तो वो उनके ऊपर उनको रेगुलेट करता है, प्रोहिबिट करता है फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अंडरटेक्स सेवरल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स, कॉल्स फॉर इन्फॉर्मेशन बाय कंडक्टिंग इंस्पेक्शंस, इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ द कंपनीज। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेता है, लाइक इन्फॉर्मेशन बुलवाता रहता है कंपनी से, कभी कभी इंस्पेक्शन करा लेता है, कभी कभी इंक्वायरी सेंड करता है, और कभी कभी ऑडिट करवाता है कंपनीज की। सारी चीज़ें वो क्यों कराता है? ताकि वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्टेड रख सके, ताकि वो हमेशा कंपनीज पे नजर रख सके, कंपनीज कुछ ऐसे काम तो नहीं कर रही है जिसकी वजह से इन्वेस्टर को हार्म ना पहुंचे, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। सेबी यस बहुत पावरफुल है, आज की डेट में बहुत पावरफुल है। जब आया था तब उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, और आज की डेट में ये बहुत सारे फंक्शंस करता है, लाइक इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करता है, चाहे वो कंपनी पर नज़र रखना हो, इंक्वायरी करना हो, उनसे इन्फॉर्मेशन मंगवाना हो, ऑडिट कंडक्ट करनी हो, सारी की सारी चीज़ों पर ये बहुत अच्छे से अपने
में निगाह बनाए रखता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन बहुत लंबे मार्क मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स के लिए आ जाता, फिर से 5 या 6 नंबर के लिए आ जाता, तो उस टाइम पे आपको एक्सप्लेनेशन इससे ज़्यादा करनी पड़ती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। It says Mr. Vikas Mehra was the chairman of IBM Bank. The bank was earning good profits. Shareholders were happy as the bank was paying regular dividends. The market price of their shares was also steadily rising. The bank was about to announce the taking over of UK Bank. Mr. Vikas Mehra knew that the share price of IBM Bank would rise on this announcement. Being a part of the bank, he was not allowed to buy shares of the bank. He called one of his rich friends, Mukund, and asked him to invest rupees 4 crores in shares of his bank, promising him the capital gains. As expected, after the announcement, the share prices went up by 50% and the market price of Mukund's share was now 6 crore rupees. Mukund earned a profit of rupees 2 crores. He gave 1 crore to Vikas Mehra and kept 1 crore with him. Wow. On regular inspection and by conducting inquiries of the brokers involved, Securities and Exchange Board of India was able to detect irregularity. SEBI imposed a heavy penalty on Vikas Mehra. अभी ना थोड़े दिन पहले टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है हमारा, जिसमें आप स्टूडेंट्स हमसे डाउट्स पूछते हैं कॉमर्स से रिलेटेड, वहाँ पे मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन आया था बच्चे का कि मैम कई बार क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग तो 2 लोगों के बीच में होती है, तो सेबी को कैसे पता चल जाता है? मतलब अगर मैं अपने दोस्त को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जिसकी वजह से वो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है और उसको मुनाफा हो रहा है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, ठीक है, लेकिन सेबी को कहाँ से पता चलेगा हम लोगों ने क्या बात करी है? वो तो हम आपस में बात करेंगे ना पर्सनली। चलो हम और ज़्यादा प्रिकॉशन रखने के लिए फ़ोन पे बात ना करके पर्सनली मिल लेंगे। बताओ सेबी को कहाँ से आइडिया मिला? तो बेटा सेबी कोई ऐसा अभी नया पैदा हुआ बच्चा नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता है इंडियंस क्या क्या कर सकते हैं, वो उतनी नज़र रखता है और उसके पास बहुत अलग अलग टैक्स भी होते हैं ये जानने के। मान लीजिए आपने कभी उसकी मतलब उसने आपकी कंपनी में पहले कभी इन्वेस्ट नहीं किया था, मान लीजिए वो ऑल टुगेदर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, तो ये सारी चीज़ें ना हिंट दे देती हैं कि भैया कुछ तो घोटाला है। और ऊपर से बैंक के बंदे के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट, मतलब एक इंसान जो कंपनी का पार्ट है उसके साथ उस इंसान की इन्वॉल्वमेंट, चाहे दोस्ती हो चाहे कुछ भी हो, तो वो भी एक हिंट मिलने वाली चीज़ होती है कि ये बंदा कुछ गलत ही कर रहा है। यहाँ ये क्या बोल रहे हैं कि मिस्टर विकास जो है वो चेयरमैन है आईबीएम बैंक का, बैंक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है और वो शेयर होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड भी देती रहती है। अब मार्केट प्राइस जो है शेयर्स के वो बढ़ते जाते हैं, मतलब क्योंकि डिविडेंड मिलता रहता है तो रेगुलरली बढ़ते रहते हैं। बैंक वाज अबाउट टू अनाउंस द टेकिंग ओवर ऑफ यूके बैंक। अब ये बैंक एक दूसरे बैंक को अपने अंदर ले रहा है, टेक ओवर कर रहा है यूके बैंक का। तो अब विकास मेहरा को पता है कि ये इन्फॉर्मेशन जब मार्केट में आएगी ना तो प्राइसेस एकदम राइज करेंगे शेयर्स के। जब भी कोई बैंक या कोई ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंदर ले रही होती है बहुत बड़ी बात हो जाती है, और यूजुअली ऐसा जब होता है तो शेयर प्राइसेस जो इस कंपनी के होते हैं वो राइज करते हैं। तो विकास मेहरा का भी यही सोचना था कि भैया क्योंकि हम टेक ओवर कर रहे हैं दूसरे बैंक का अपने अंदर, तो कहीं ना कहीं बैंक के शेयर के प्राइसेस तो बहुत राइज करने वाले हैं। लेकिन इस इंसान को यह भी पता था कि एक इनसाइडर ट्रेडिंग करके चीज होती है जिसके चलते हुए मैं तो पर्सनली वो चीजें नहीं खरीद सकता। लेकिन इसने बोला चलो ठीक है इनसाइडर ट्रेडिंग में मैं पकड़ा जाऊंगा अगर शेयर खरीद लूंगा, लेकिन मैं अपने दोस्त को बता दूं ये चीज, तो वो खरीदेगा, लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दी थी। तो इसने फट से मुकुंद नाम के अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसको बोला कि देख यार मेरा बैंक ना टेक ओवर करने वाला है और उससे ना उसके प्राइजेस मतलब शेयर के प्राइजेस बहुत बढ़ने वाले हैं, तू एक काम कर 4 करोड़ लगा दे, ठीक है, और जो भी मुनाफा आएगा उसमें अपन 50-50 कर लेंगे। अब हुआ यही कि मुकुंद ने उसकी बात सुन के 4 करोड़ लगा दिए और मुनाफा आने पे 6 करोड़ हो गया। अब 6 करोड़ हुआ मतलब 2 करोड़ सीधा सीधा मुनाफा पड़ गया दोनों को। तो 1 करोड़ उसने रख लिया, 1 करोड़ उसने रख लिया। मेरे को तो ऐसा हो जाता ना, मतलब किसी इनसाइडर ने मुझे 4 करोड़ का 6 करोड़ करा दिया होता, मैं तो दोबारा उसका फोन ही नहीं उठाती, दोनों करोड़ मेरी ही जेब में रहते, ठीक है। बट यहाँ पे मुकुंद भाई साहब बहुत सही थे, उन्होंने बोला नहीं यार विकास ने मेरी बहुत मदद करी है, कोई बात नहीं, 1 करोड़ भी कम बात नहीं होती है, 1 करोड़ मैं रख लेता हूँ, 1 करोड़ उसको दे देता हूँ,
ठीक है। और रेगुलर इंस्पेक्शन करने पे सेबी के द्वारा पता, मतलब सेबी को पता चला कि कोई इरेगुलरिटी तो है, और उसने पकड़ लिया विकास मेहरा को कि भैया तुमने इन्फॉर्मेशन पास करी है, तुम हो इनसाइडर ट्रेडिंग करवाने वाले इंसान। तो बेसिकली वो पकड़े गए, उनके ऊपर हैवी पेनल्टी लगी, कई बार तो ऐसे में जेल भी जाना पड़ता है, कई बार पेनल्टी से बच जाते हैं, और मतलब पेनल्टी पे करके बच जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, quoting the lines from the above paragraph, identify and state any two functions performed by SEBI in the above case. इन मतलब ऐसी लाइंस कोट करो पैराग्राफ में से जिनकी बेसिस पे आपको पता चलेगा सेबी के दो फंक्शंस जो उन्होंने परफॉर्म किए हैं। देखिए फर्स्ट है सेबी कंडक्ट्स इंस्पेक्शंस इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये उस बच्चे का आंसर भी हो गया जो उस बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था कि सेबी ऐसा नहीं है कि वो बैठा रहता है या कभी कभी सो के उठता है तो बोलता है चलो आज देख लेते हैं, नहीं, वो रेगुलरली लगा रहता है इन सब कामों में। वो बार बार देखता है, हर एक कंपनी के ऊपर ट्रैक रखता है कौन सी कंपनी क्या कर रही है, किस टाइम पे क्या चल रहा है, हर एक कंपनी की इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑडिट, सारी चीजें करता रहता है और कंटिन्यूस वे में रहती है, तभी वो फट से पता लगा लेते हैं कि कंपनी के साथ कुछ कुछ झोलझाल चल रहा है, ठीक है। अगर वो वंस इन अ वाइल ये चीज करे ना, तो जैसे इंडिया में यूजुअली क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे एमसीए हो, कोई भी हो, वो ना ऑन एंड ऑफ ऑडिटिंग करते हैं कि कभी मन हुआ तो कर लिया। ऐसे में ना सारी चीजें निकल के आ नहीं पाती हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर रहो ना किसी चीज में, और सेबी अपने काम में बहुत एफिशिएंट है, इसी के कारण बहुत सारे ऐसे फ्रॉडस्टर्स बाहर निकल के आए हैं जिनको पनिशमेंट मिली आज की डेट में। तो ये कंटिन्यूसली ये सारे काम करते रहते हैं, तो उसकी वजह से इरेगुलरिटीज का भी पता चल जाता है। और दिस वाज द लाइन फ्रॉम द पैराग्राफ जो बताती है हमें इस पर्टिकुलर चीज के बारे में। और दूसरा है सेबी कंट्रोल्स इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजेस पेनल्टी फॉर सच प्रैक्टिसेस। इट इज वन ऑफ द प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ सेबी। लाइन्स फ्रॉम द अबव पैराग्राफ व्हिच इंडिकेट दैट द अबव फंक्शन वाज परफॉर्म्ड बाय सेबी इम्पोज दिस एंड दैट। सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना चाहता है और उसको रोकने के लिए उसे जो भी करना पड़े वो करता है। जैसे कि इस वाले केस में उन्होंने विकास मेहरा के ऊपर पेनल्टी लगाई थी, उनको पनिशमेंट देने के बारे में बात करी थी, राइट। तो ये शो करता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग को वे किसी भी तरीके से प्रमोट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये दो फंक्शंस हो गए सेबी के, जो कि ऊपर वाली लाइंस ऊपर वाली पैराग्राफ में कहीं ना कहीं लिखी हुई थी और हमने लाइंस भी कोड कर दिया। फट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकें। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 ये क्या बोलता है, एक्सप्लेन द वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मैं इस क्वेश्चन का इंतजार ही कर रही थी क्योंकि मुझे पता था ये क्वेश्चन के बिना तो पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो ही नहीं सकता। देखिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे केस बेस्ड क्वेश्चन आए चाहे ये सब्जेक्टिव वाला आए। अब इसमें हो सकता है वो स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर मनी मार्केट के बारे में पूछ रहे, लाइक कमर्शियल पेपर, टी बिल्स, किसी के बारे में भी, या फिर एक ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चन देते जिसमें आपको जो पॉइंट ज्यादा अच्छे से आते हैं आप वो लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रही थी आप वो सारे पॉइंट्स लिखेंगे, वो सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लिखेंगे जिन पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, ठीक है। सो फर्स्ट है ट्रेजरी बिल्स। इट इज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम सबको पता है टी बिल्स किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, आरबीआई द्वारा इशू किए जाते हैं, बीइंग द सेंट्रल बैंक। और ये किसके बिहाफ पे किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे किए जाते हैं। इनको जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोला जाता है, इनकी मैच्योरिटी बहुत कम टाइम पीरियड की होती है और ये यूजुअली डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, बट वापस करते वक्त इसका पूरा पैसा मिलता है और जो डिफरेंस का अमाउंट होता है वही आपकी कमाई होती है। लाइक फॉर से 5,000 पे आपको इशू किया जाएगा और आपको वापस करते हुए 8,000 रुपये मिलेंगे, तो 3,000 रुपये का जो ये डिफरेंस है ये आपने उस पर अर्न किया है प्रॉफिट। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट। ये काइंड ऑफ एक प्रॉमिसरी नोट होता है कि हमने तुमसे पैसे लिए, हम तुम्हें पैसे वापस देंगे, हम ये तुमसे प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। चलिए इट इज़ हाईली लिक्विड एंड हैव नेग्लिजिबल रिस्क। ये बोलते हैं बहुत ज़्यादा लिक्विड होते हैं और नेग्लिजिबल रिस्क होता है। क्यों? दो चीज़ें समझिएगा, एक तो इसमें आरबीआई वो है क्या इन्वॉल्व, और दूसरा इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है। जहाँ ये दो बॉडीज़ इन्वॉल्व होंगी वहाँ पैसा लेके भागेंगी, तो भागेंगी कहाँ? जब पूरी कंट्री इनसे बिलोंग करती है तो ये पैसा लेके कहीं भाग सकती हैं? नहीं भाग सकती हैं। इसलिए ये बहुत लेस रिस्की माने जाते हैं और लेस रिस्की हैं तो ज़्यादातर लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं। ज़्यादातर लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं तो हर एक अगला बंदा इसको खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, हर एक बंदा इसको खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, तो ये हाईली लिक्विड है।
फिर है इट इज अवेलेबल इन डिनोमिनेशन ऑफ 25,000 एंड इट्स मल्टीपल्स, ये 25,000 और उसके मल्टीपल्स में अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा कमर्शियल पेपर। अगेन कमर्शियल पेपर पे जो हमारी सबसे मेन वर्ड है वो है ये, इट इज इशूड बाय लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स एट लोअर रेट्स of interest than the market rate. It is unsecured promissory note having maturity of 15 days to 1 year. It is negotiable instrument transferable by endorsement and delivery. It is sold at discount and redeemed at par. Discount पे बेचा जाता है just like treasury bills और par पे वापस आता है. It is an alternative to bank borrowing. ये bank borrowing के लिए alternative है. Again money market है तो सारा short term आप लिखेंगे कि short term funds की जो requirement होती है वो इनसे पूरी होती है. ये specifically large credit worthy companies के लिए जब उनको थोड़े टाइम पीरियड के लिए पैसा चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल के लिए या ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए, तो उस टाइम पे वो इस पर्टिकुलर ऑप्शन को इस्तेमाल करती है. इसको भी डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और रिडीम किया जाता है पार पे. पार पे बोले तो नॉर्मल फेस वैल्यू अमाउंट जो होता है. इट इज़ यूज्ड बाय कंपनीज फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग, मैंने बताया ही था अभी आपको. और ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने वाला जो तरीका होता है उसको ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं. ये पूरी कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, इसलिए मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. लेट्स जंप टू द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज कॉल मनी. Call money is a method used by commercial banks to borrow funds from each other in order to maintain a cash reserve ratio. Cash reserve ratio is the minimum balance of cash to be maintained by banks according to RBI guidelines. It is short-term finance repayable on demand. Maturity of call money is 1 to 15 days. The interest paid on call money is called the call rate. जो इंटरेस्ट इसके ऊपर पे होता है उसको कॉल रेट बोला जाता है. 1 से 15 दिन के लिए अवेलेबल होते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस की डिमांड को पूरा करने के लिए काम आते हैं और ये यूजुअली बैंक्स यूज करते हैं CRR को पूरा करने के लिए. आई होप आपको पता है SLR CRR क्या होते हैं, इतना तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा, राइट. तो बैंक्स को बेसिकली कुछ मेंटेन करना पड़ता है, मिनिमम बैलेंस अपने पास थोड़ा सा और थोड़ा सा RBI के पास, उसे CRR और SLR बोलते हैं. और उस पर्टिकुलर चीज़ को पूरा करने के लिए अगर हमें कभी फंड्स की रिक्वायरमेंट लगती है तो हम कॉल मनी का इस्तेमाल करते हैं. कॉल मनी मतलब कॉल पे पैसा अवेलेबल हो जाता है. कॉल रेट इज हाईली फ्लक्चुएटिंग विच वेरीज फ्रॉम डे टू डे और इवन फ्रॉम आर टू आर. ये बहुत ज़्यादा कॉल रेट जो होता है, इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा वैरी करता है. कभी कभी घंटों में बदल जाता है, कभी कभी दिनों में बदल जाता है. देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट्स एंड रिटर्न ऑन अदर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इन केस इन द कॉल रेट्स हैव मेड द डिमांड. ये बोलते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है कॉल रेट्स में एंड बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में जो कि मनी मार्केट में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है. फिर आ जाता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. इसमें ये बोलते हैं इट इज इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स और डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेशंस एंड कंपनीज. इट इज अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट in bearer form. It is issued in periods of tight liquidity when the deposits by individuals or households is less but the demand for the credit is high. They help to mobilize large amounts of money in a short term period. ये मदद करते हैं large amount of money को mobilize करने में छोटे ड्यूरेशन के लिए, ठीक है. और टाइट लिक्विडिटी वाले टाइम में इनको इस्तेमाल किया जाता है. अनसिक्योर्ड होते हैं और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का बात मतलब होता है एक से दूसरे तक पास होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. फिर एक कमर्शियल बिल. इट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज. अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ तो मैं फास्ट जा रही हूँ एक्चुअली उसका एक रीज़न है कि ये सारी चीज़ें मैं ना इंडिविजुअली आपको समझा चुकी हूँ अलग अलग वीडियोस में. उसके बाद मैंने एक कंबाइंड वीडियो भी बना दिया था और उसके बाद मैंने वन शॉट रिविजन में भी आपको बहुत तसल्ली से समझा दिया था, ठीक है. इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ. अगर आपने वो सब वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियोज़ जाके देखिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम रिविजन कर रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ ऐसा पढ़ नहीं रहे हैं. पढ़ना है तो आपको अच्छे से एग्जाम्पल की मदद से उन सब वीडियोस में मिलेंगी पूरी चीज़ें. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है. Commercial bill में it says it is a bill of exchange used by business firms to meet their working capital needs. It is a short-term self-liquidating negotiable instrument used for financing credit sales of a firm. When goods are sold on credit, the seller draws a bill of exchange on the buyer who accepts it. When he accepts the bill, it becomes a marketable instrument which is called a trade bill. When the seller presents it to the bank for discounting it to get the funds before the maturity of the bill and the bank accepts it, it is called a commercial bill. ये बोल रहे हैं ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है. बिल ऑफ एक्सचेंज आप समझते हैं क्या होता है? जब ज़रूरत के समय पे आप पैसा नहीं दे पाते हैं तो आप एक नोट देते हैं जिसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं. और ये वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए होता है. अगेन क्योंकि ये मनी मार्केट का पार्ट है तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल होता है. बाकी की डिटेल्स बेसिक वाली ही हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, जो ड्रॉर और ड्रॉई रहता है वैसी सब, ठीक है. इसी के साथ अब मैं आपको मौका दे रही हूँ कि आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो.
एंड दिस वन इज द लास्ट वन, नहीं इसके बाद भी एक है। चलिए ये हो गया हमारा लास्ट, फट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Let's move to next question, question number 38. ये बोलता है Mr. Sahil and Mr. Rajesh are promoting a new company. They are not able to decide on how to raise funds. Sahil is interested in a new issue through prospectus while Rajesh wants a right issue. As a financial manager, suggest Sahil and Rajesh for the appropriate decision. Discuss the methods by which securities are issued in the primary market. सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताओ, ये जब क्वेश्चन तुमने पढ़ा तुम्हें कुछ ऑड नहीं लगा? ये कॉमर्स स्टूडेंट्स नहीं है, मुझे इतना तो समझ में आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से, और अगर ये दोनों कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो इन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। आप ये गलती मत करना, क्योंकि फिर आप अगर ऐसी बातें करोगे आगे चल के तो लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं। क्यों बोल रही हूं मैं ऐसा, दोबारा से पढ़ो। साहिल और राजेश क्या है, दोनों ने एक नई कंपनी प्रमोट करने के बारे में सोचा है, न्यू कंपनी। इनको आप पैसा रेज करना है और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे किस तरीके से ये पैसा रेज करेंगे। साहिल इंटरेस्टेड है न्यू इशू करने में थ्रू प्रोस्पेक्टस, मतलब प्रोस्पेक्टस से न्यू शेयर्स इशू करने हैं, जबकि राजेश जी चाहते हैं राइट इशू करना। अब मैं आंसर नहीं बता रही हूँ आपको, बस इतना हिंट दे रही हूँ। फाइनेंशियल मैनेजर होने के नाते आप सजेस्ट करिए साहिल और राजेश को अप्रोप्रिएट डिसीजन क्या होना चाहिए। दूसरा, आपको डिस्कस द मेथड्स बाय विच सिक्योरिटीज आर इशूड इन द प्राइमरी मार्केट। ऐसे मेथड्स डिस्कस कीजिए जिसमें हम प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं। बताओ आंसर। ये समझिए, साहिल तो सही बात बोल रहा है कि प्रोस्पेक्टस इशू कर लेते हैं, लेकिन ये राजेश जी राइट इश्यूज चाहते हैं। राइट इश्यूज का मतलब क्या होता है? राइट इश्यूज का मतलब होता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं हम, और यहाँ पे ये कंपनी नई खुल रही है तो यहाँ पे तो शेयर होल्डर्स होंगे नहीं, तो तुम राइट इशू करोगे किसके साथ? समझ रहे हो बात को? राइट इश्यूज का मतलब क्या होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको हम थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा और शेयर्स दे देते हैं और अपना काम चला लेते हैं। इससे क्या होगा, कंपनी की ऑनरशिप लिमिटेड हाथों में रहेगी, डाइल्यूट नहीं होगी। बट भाई उसके लिए पहले से शेयर होल्डर्स होने तो चाहिए। यहाँ पे तो नई कंपनी है, इसमें शेयर होल्डर्स कहाँ से आएंगे? So first question का आंसर है the issue of shares through prospectus is appropriate as suggested by Sahil, as the new company cannot issue right shares because they do not have existing shareholders. There are various methods by which securities are issued in the primary market. They are as follows: ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इश्यूज। ये सब क्या होता है मैं हल्के हल्के में बता देती हूँ आपको। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है आप जनरल पब्लिक को मौका देते हैं कि आइए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। आप उनके लिए लंबे लंबे प्रोस्पेक्टस बनाते हैं। उस प्रोस्पेक्टस में आप कंपनी की सारी बातें छोटी से लेके बड़ी एक्सप्लेन करते हैं और आप लोगों को मौका देते हैं कंपनी को जानने के लिए, ठीक है? तभी तो वो डिसाइड कर पाएंगे हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में आप लोगों से पैसे मांगते हैं प्रोस्पेक्टस दिखा के। सेकेंड है ऑफर फॉर सेल। इसमें आप मिडलमैन हायर करते हैं, यूजुअली इंटरमीडियरीज हायर करते हैं और उनकी मदद से आप सामान मतलब अपने सिक्योरिटीज़ बिकवाते हैं। मतलब मैं नई कंपनी हूँ तो मुझे पता है भैया मेरा किसी के साथ इतना कनेक्शन नहीं है, प्रोस्पेक्टस से कोई आ नहीं पाएगा, तो मैं मिडलमैन ढूंढूंगी, ऐसे मिडलमैन जो बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को। अब उन मिडलमैन को मैंने बोला कि भैया मुझे नहीं पता, ये शेयर्स तो मैं ही बिकवाने हैं, मैंने वो काम उनको दे दिया। अब वो आगे बेचेंगे तो वो अपने उस पर सरदर्दी पे बेचेंगे। तो इसके थ्रू ये जो मैंने किया इस टाइम पे, इसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। मतलब मिडलमैन को बीच में लेके आप सिक्योरिटीज बिकवा रहे हो। फिर है प्राइवेट प्लेसमेंट। इसमें हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर हमारे जान पहचान वाले होते हैं, दोस्त सखा संबंधी, उन सबको शेयर्स दे देते हैं ताकि हमें लोगों तक नहीं जाना पड़े, जनरल मासेस के पास ना जाना पड़े। देन है राइट इशू। राइट इशू का मतलब है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम शेयर्स बांट सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा EIPO मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब होता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज जब आप लेके आ रहे हो तब आप उसको इनिशियल IPO बोलते हो। अब इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली आप ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करवा रहे हो, ठीक है? सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। इसका लीजिए अब, एंड लास्टली इसका लीजिए। और अब फाइनली हम आ गए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, इस पर्टिकुलर टेस्ट पेपर के लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए
39th क्वेश्चन बोलता है डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच के डिफरेंसेस के बारे में बात करनी है। अगेन ये चैप्टर में डिफरेंसेस 2-3 हैं, मतलब 2-3 टॉपिक्स हैं जो डिफरेंसेस वाले उसमें फंसते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि सीबीएसई वालों का फेवरेट क्वेश्चन रहता है डिफरेंस बिटवीन वाला। हो सकता है वो आपको ये भी दे दें कि इन दोनों के डिफरेंसेस बताइए इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, मतलब बेसिस भी वो आपको बता देंगे कि देखो भैया इन बेसिस पे आपको दोनों को डिफरेंशिएट करना है। बट फिलहाल मैंने यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, तो आपके मन में जो भी बेसिस आए आप उसके बेसिस पे बता सकते हैं कि ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ओके, डिफरेंस बिटवीन मनी एंड कैपिटल मार्केट। फर्स्ट ये बोलते हैं मीनिंग। It is a market dealing in securities of short-term funds whose maturity period is up to 1 year. मनी मार्केट में आप ऐसी सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं जिनका टेन्योर कितना होता है, जिनका ड्यूरेशन क्या होता है, 1 साल के अंदर अंदर का होता है। मतलब ये वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको आप लेते तो हो लेकिन 1 साल के अंदर अंदर उनकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। वेयरएज कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं जिनका मेच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है, 1 साल से ज़्यादा का होता है। पार्टिसिपेंट्स, मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं मनी मार्केट में? आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंस कंपनीज। वेयरएज यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, कॉर्पोरेट एंटिटीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स, ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स, मेंबर ऑफ पब्लिक। ठीक है, फिर है इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिख देना, टी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, या फिर कुछ और लिखना हो, फॉर से कॉल मनी, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपके दिमाग में आए। ठीक है, यहाँ पे रहते हैं डिबेंचर, शेयर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह। इन्वेस्टमेंट आउटले। इन मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर ह्यूज सम्स ऑफ मनी बिकॉज दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। मनी मार्केट में ज़्यादा वो होता है क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंसिव कंसिडर किए जाते हैं, उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव कंसिडर नहीं किए जाते। आप छोटा भी ले सकते हो। ठीक है, मतलब एक शेयर भी परचेज करना चाहो तो कर सकते हो। ड्यूरेशन यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा की रहती है, ये कम की रहती है। ये वैसे वो पॉइंट आ चुका है ड्यूरेशन वाला पहले भी। लिक्विडिटी की बात करें, दे आर हाईली लिक्विड एंड हैव अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। इनकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, थोड़े लेस लिक्विड होते हैं। ये ज़्यादा लिक्विड क्यों होते हैं? कम ड्यूरेशन के लिए तो होते हैं, और उसके साथ ये थोड़े कम वो भी होते हैं, मतलब रिस्की भी होते हैं, तो इनकी लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, मार्केटेबिलिटी ज़्यादा रहती है। रिस्क की बात करें तो ये जनरली छोटे ड्यूरेशन के लिए होते हैं तो सेफ कंसिडर किए जाते हैं, बड़े ड्यूरेशन के लिए होते हैं तो इतने ज़्यादा सेफ कंसिडर नहीं किए जाते। एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे कम होता है क्योंकि छोटे ड्यूरेशन में कितना ही मुनाफा हो जाएगा। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा होता है क्योंकि बड़े ड्यूरेशन में ज़्यादा मुनाफा होने की पॉसिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, ओके, सॉरी मैंने आप लोगों को मिसगाइड कर दिया, एक और क्वेश्चन था। ठीक है, उदास मत होना, कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन है ये, पक्का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे तो लगा था 39 ही है, बट कोई बात नहीं, जितना पढ़ के जाओगे उतना फ़ायदेमंद है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ये सारे डिफरेंसेस मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। जो भी स्टूडेंट्स डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं कि वो कभी भी उस कॉन्सेप्ट को भूलें नहीं, तो वो मेरी नॉर्मल वीडियोस देखिए, इंडिविजुअल वीडियोस देखिए। ठीक है, ये वाली सिर्फ रिविजनल वीडियोस चल रही हैं जिनमें मैं बहुत ऐसे हवा में उड़ा रही हूँ चीज़ों को। ठीक है, बस आपको आंसर बता रही हूँ कि किस तरीके से लिखा जाएगा। 40th क्वेश्चन है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में आपको डिफरेंसेस बताने हैं, कोई भी 5 डिफरेंसेस। चलिए, नेचर ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइमरी मार्केट में नई सिक्योरिटीज आती हैं, सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आती हैं। कोई नई कंपनी है, नया इशू कर रही है शेयर्स, तो वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आएंगे ना सिक्योरिटीज, तो वो प्राइमरी मार्केट में आएंगी। लेकिन ऑलरेडी किसी कंपनी ने शेयर्स इशू करके रखे हुए हैं, उसके बाद वो बार बार इधर उधर हो रहे हैं, परचेज सेल हो रही है उनकी, तो वो सेकेंडरी मार्केट में होगी पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन। टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट विद इन्वेस्टर्स। सिक्योरिटीज आर इशूड डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स और थ्रू इंटरमीडिएटरीज, और ownership of existing securities is exchanged between the investors where the company is not involved। यहाँ पे कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती, यहाँ पे कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर से मिलती है। कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर से मिलती है क्योंकि मतलब प्राइमरी मार्केट है, यहाँ पे बंदा बंदे को बेच के चला जाता है, कंपनी उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है।
नेक्स्ट बोले तो ये बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, इट प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली करता है। बाइंग और सेलिंग, ओनली बाइंग होती है सिक्योरिटीज़ की, यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी बेचने वाली है, कंपनी खुद थोड़ी ना अपने शेयर्स खरीदेगी, कंपनी सिर्फ बेचेगी बेचेगी बेचेगी। लेकिन यहाँ पे तो कंपनी नहीं, लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, एक लोग खरीद रहा है, एक लोग बेच रहा है सिक्योरिटीज़ को, तो यहाँ पे लेन देन दोनों होता है, यहाँ पे सिर्फ लेन देन लेना होता है। प्राइसिंग आर डिसाइडेड बाय कंपनी, किस रेट पे आपको सिक्योरिटीज़ इशू करनी है वो कंपनी डिसाइड करती है, लेकिन यहाँ पे डिमांड और सप्लाई डिसाइड करता है किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस। लोकेशन, नो फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन, यहाँ पे स्पेसिफाइड लोकेशंस होती हैं, ठीक है। एंड दैट्स इट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसी के साथ हमारा ये टेस्ट पेपर कंप्लीट होता है। इसके बाद बस एक चैप्टर बचा हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, और इसी के साथ हमारा पूरा सिलेबस टेस्ट पेपर का कंप्लीट हो गया है होगा, ठीक है। तो सारी की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के लिंक से मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, मैग्नेट ब्रेन्स अब हिंदी में भी अवेलेबल है। एक्सक्यूज़ मी। हिंदी में बेसिकली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एज वेल एज जो स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स थे वो हमेशा रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ 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 हम लोगों के लिए भी हिंदी में कुछ लेके आइए, तो हमने एक अलग से चैनल बना दिया है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी करके। इसमें आपको वो सारी वीडियोस मिलेंगी जो कि आप लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, तो इस चैनल को जाके एक्सप्लोर कीजिए थोड़ा सा। और आपको पता ही है मैग्नेट ब्रेन्स पे आज की डेट में आपको सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो भैया ये तो मुझे बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको खुद से करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट, हर एक लेवल, हर एक टाइप का वीडियो मिल जाएगा, आप आराम से उसे देख सकते हैं, और वो भी बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ मिलेगा, ठीक है। गारंटी है उस चीज़ की हमारी तरफ से। ओके दैट्स इट। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक बाकी चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं, वन शॉट रिविजन नहीं देखा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं देखा, तो जल्दी जाके देखिए, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, अभी टाइम है, अच्छे से पढ़ लो। टर्म 2 और एग्जाम जितने भी तुम्हारे आने वाले हैं उसमें हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, और उसके बाद मुझे भर भर के मैसेजेस करना कि मैम इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स आए, मुझे बहुत खुशी मिलती है वो मैसेजेस पढ़ने में, ठीक है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।